नाम रहेगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शहवर आलम हैं और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के अग्नोत्री जी के साथ हैं। ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है, आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अग्नोत्री जी, सबसे पहले आप ही कहा जाता हूं क्योंकि आपने बड़ा अध्ययन किया है इन सब चीजों को, बड़ा स्टार्टिंग से चीजों को देखा है रुख बदलते हुए। जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला बिहार में देखने को मिला, जहां स्टार्टिंग में 1-2 घंटे ऐसा लग रहा था कि एनडीए गई और वहीं एकदम से उछाल और एकदम से पूरी बाजी देखा जाए तो पूरा बीजेपी के हाथ में, यानी कि एनडीए के हाथ में आ गई। देखिए, आपने बिहार की बात छेड़ दी है। हाँ, तो बिहार में वोटर्स का नब्ज पकड़ने में जो एग्जिट पोल जितने भी थे वो नाकामयाब रहे, ऐसा लगा। हालांकि मध्य प्रदेश के बारे में जो एग्जिट पोल्स का जो अनुमान था वो काफी लगभग सटीक बैठ रहा है। हमें भी ऐसा ही अनुमान था कि मध्य प्रदेश में स्थिति जो है वो 19-8 इस प्रकार की रहेगी। और मुरैना में साफ लग रहा था बहुजन समाज पार्टी का जोर है तो वहाँ बीएसपी जीत सकती है। बिहार की जहाँ तक बात करें तो वहाँ ये कहा जा रहा था कि जो नए वोटर्स हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का राज नहीं देखा, जो 15 साल से पहले का था, तो जो नया वोटर है जिसने वो स्थितियां नहीं देखी, तो वो तेजस्वी का चेहरा देख के और तेजस्वी की स्टाइल देख करके, तेजस्वी क्रिकेटर रहे, तो क्रिकेटर होने के कारण उन्होंने पूरा अपना कैंपेन जो है वो T20 मैच की तरह रखा। उन्होंने बहुत लंबे लंबे भाषण नहीं दिए, रैलियां ज्यादा की, शॉर्ट रैलियां की, भाषण छोटे रखे और जो फोकस था उनका उसके ऊपर वो रहे। 2-2, 3-3 घंटे की रैलियां उन्होंने नहीं की जिस प्रकार से परंपरागत जो नेता है वो करते हैं। तो उसका उनको लाभ मिलेगा ऐसा लग रहा था, और ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा पिछड़ नहीं रहे हैं। 127 यदि वहां पर इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 128, तो 104 पर वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट जो लेफ्ट पार्टीज है उनका 19 सीटें आना, वह भी एक बेहद रोचक स्थिति बन गई, क्योंकि बेगूसराय जैसा इलाका जो कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए जाना जाता रहा है, और वहीं से कन्हैया कुमार भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं सके, वो एक अलग बात है। तो स्थितियां ये बन रही है। और मध्य प्रदेश में तो साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया उसका, देखिए मध्य प्रदेश का जो अभी तक राजनीतिक रुझान रहा है, मैं मतगणना की बात नहीं कर रहा हूँ, वोटरों का जो अब तक जितने चुनाव हुए उसमें रुझान रहा है, आर या पार की स्थिति रहती है, वो बीच की स्थिति नहीं लाते। ये बात जरूर है कि ग्वालियर चंबल संभाग और कुछ और जगह पर, मालवा में भी कुछ स्थान पर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के पिछले 2 आम चुनाव थे 2018 का, उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इस प्रकार की स्थिति विधानसभा के अंदर बनी कि कांग्रेस को भी बहुमत नहीं और इनको भी बहुमत नहीं वाली स्थिति थी, तो जोड़ तोड़ की स्थिति बनी। लेकिन अब जब ये बाई इलेक्शन का मौका आया और 28 सीटों पर जो चुनाव हुए, तो उसमें जनता ने ये साफ कर दिया कि हमको एक तरफा ही चाहिए। क्योंकि अग्नोत्री जी, आपको रोकना चाहूंगा कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय से सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही है। क्या कुछ बोलना होता है? जाहिर है खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। आपको भी याद जैसे का माहौल है। और सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी और इस दुनिया के ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक जीत इस प्रकार से हुई है, उसके लिए मेरी ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर
जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल एक कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा था, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है। इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः जैसे बधाई देता हूँ। सर, सिंधिया जी भी जो है पार्टी में आए, तो उनके साथ जो वोट आया वो भी लग रहा है कि शिफ्ट हुआ। सिंधिया जी को भी, सिंधिया जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, सिंह जी, कैलाश जी, चलिए, साथ साथ खुशी जाहिर हो रही है। उन्होंने जहां पर बिहार चुनाव का जिक्र किया, वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव का भी जिक्र किया और कहा, सबसे पहले तो बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को, साथ ही साथ उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी बधाई दी है। जाहिर है खुशी का ठिकाना नहीं है बीजेपी के लिए। और जिस तरीके से अग्निहोत्री जी देखे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से चुटकुले भी अब चलने लग गए फेसबुक पे कि कांग्रेस, यादव जी ने सबक ना लिया यूपी से, कांग्रेस को अपने साथ जोड़ दिया, नैया डुबा ली, इस तरीके के जुमले चल रहे हैं। तो ये कहां तक कहा जा सकता है, क्योंकि यूपी में आप देख रहे हैं कि खाता भी नहीं खोल पाई, वहां पर तो शून्य पे ही है। और यहाँ पर भी मतलब एक होता है कि एवरेज, कि हाँ यहां से आप 10 लेते तो एक एवरेज हो जाता, चलिए ठीक है, आपने मतलब 6-7 पर ही अभी कांग्रेस अटकी हुई है, लगभग रुझान तकरीबन तस्वीर साफ है। नहीं, देखिए, इस समय आज का मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है, और ये नहीं कह सकते कि हम उसको किसी तरह से, भले ही वो ठेठ गांव का मतदाता हो, हम उसको कोई राजनेता उनको बेवकूफ बना लेगा, मूर्ख समझता होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। आज का मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक है और सारी चीजों पर वो बहुत बारीकी से नजर रखता है दीपक। तो ऐसी स्थितियों में वो सब कुछ आकलन करता है कि आपका नेतृत्व क्या है, आपका तौर तरीका क्या है, आपके बयान किस ओर जा रहे हैं, किस बात में देश का भला है, किस बात में उसका खुद का भला है, ये सारी स्थितियां देख करके वो वोट करने जो है मतदान केंद्र पर जाता है। जितेंद्र जी, हार की वजह क्या मानते हैं, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? अभी ये मत कहिएगा कि जनता है या बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने ईवीएम हैक कर ली, ये तो सब बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि वाकई सत्यता क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मेरा नाम अमित शर्मा है। जी अमित जी, और मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे लड़ाई जो बिकाऊ और टिकाऊ के खिलाफ थी, ये कांग्रेस ने बड़ी ताकत से लड़ी, और जिस चंबल की माटी का उस धरती ने हमेशा शहीदों और वीरों को जन्म दिया है, निश्चित तौर पे जो एक नाराजगी थी, जो भीड़ का आवाम था, जो गुस्सा था, जो वहां की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस समझा, इन सब बातों को हमें देखने को सामने आया। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए, निश्चित तौर पे वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। लेकिन अभी भी मैं एक बात आपको कहूं कि ये तो जनता का जनादेश है, और जनता का जो जनादेश होगा वो स्वीकार होगा। और लेकिन अभी जिस तरीके से 7 और 8 के ट्रेंड पर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ और 5-7 सीटों पर जो हमने बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन किया था और खुद मैदान में थे, मुझे लगता है कि अभी ये 14-15 के आसपास टच। कौन सी सीट ऐसी, कौन सी सीट? करीब जैसे जौरा की विधानसभा की सीट है, और अभी 5,000-6,000 वोटों से सूबेदार साहब जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। अभी वो पट्टी थी, अब जब जौरा शहर में और कैलारस की तरफ, और जब जो वहां पर जातिगत समीकरण के आधार पर थे, वह ठाकुरबाद
की जो पट्टी खुली थी, अभी जो ब्राह्मणों की पट्टी खुलेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है। और आप देखिएगा जब अंतिम परिणाम आएगा था क्या कांग्रेस के द्वारा जी पूरा जातिवाद के ऊपर समीकरण बिठा के प्रत्याशी उतार के ये फॉर्मूला देखिए, ये तो उस क्षेत्र का जातिवाद का जो समीकरण है, जो इस चुनाव में भी देखने को सामने आया और जो लगातार चीजें थी, मैं तो उस आधार पर बात कर रहा हूं। कांग्रेस न धर्म के नाम पर राजनीति करती है, न जातिवाद के नाम पर बोला ना कि उस जाति के अभी नहीं, मैंने क्या कहा, जिस पट्टी पर जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जैसे ट्रेंड देखी है, तो ये 10,000 के नीचे लोग हैं। अभी बड़ा मनरेगा की हम बात करें, अभी निश्चित तौर पे जो लोधी जी हैं वो एकदम स्विप नहीं करें। अगर जो 10,000 15,000 से आगे निकल गए, मैं उनकी बात नहीं तो ये जातिवाद का मुद्दा लेके आप है तो वोटर्स को मूर्ख समझते हैं या फिर बीजेपी समझती है? देखिए, बीजेपी मूर्ख समझ रही है, हम मूर्ख समझ रहे हैं। प्रश्न जाहिर है कि जातिवाद का एक सीट पे अंतर पड़ सकता है, 2 पे पड़ सकता है। क्या सभी जातिवाद का लेके चल रहे हैं? नहीं, सभी सीटों पर जातिवाद नहीं। मैंने कहा कि वहां जातिवाद का ट्रेंड है, जो चंबल की धरती है वहां पर ये ट्रेंड है। ये आप चूंकि मैदानी जब रिपोर्टिंग आपने करी है तो बखूबी आपने भी देखा है कई चुनावों में। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि जैसे कुछ सीटें जो हैं, अभी भी मैं बड़ा मरहेला हम नहीं कहेंगे कि हम हार गए, मैं जौरा को नहीं स्वीकार कर पाऊंगा अभी हम हार गए, अभी हम क्या कहते हैं, आगर को स्वीकार नहीं कर पाएंगे हम हार गए। अभी देखिएगा कई जगह, इन जगह 6, 7 और 8 राउंड हुए हैं, एक 26 राउंड होने हैं, कई जगह 24 राउंड होने हैं, और कभी लगभग आधे से ज्यादा राउंड पड़े, परिणाम कुछ अलग होंगे। नहीं तो इतना अंतर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? क्या ये सब अभी 3,000 का अंतर है। आप देखिए ना, बाकी मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो 5,000 का अंतर है, 3,000 का अंतर है, 4,000 का अंतर है। लोधी जी, बड़ा मरहेला जो है वो करीब 2,300 का अंतर है। ये कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने बड़ा साफ कहा कि मैं उन सीटों की बात नहीं कर रहा हूं जो 15 और 20,000 से आगे पहुंच गए। मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं अभी भी जो 10,000 के अंदर लीड है, जहां पर 7 और 8 राउंड चल रहे हैं, लेकिन जहां 26 राउंड होने हैं, जहां पर 24 राउंड होने, आधे से ज्यादा राउंड अभी बाकी हैं। दीपक, इस बार ये भी देखने वाली बात है कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के कारण पोलिंग स्टेशन ज्यादा बढ़ाए गए थे और उस कारण ईवीएम भी ज्यादा है, तो राउंड जो है वोटिंग का वो भी बढ़ गए हैं और इसलिए देर भी लगेगी समय रिजल्ट आने में। बिल्कुल। जिस तरीके से आलम जी, बीजेपी की सबसे पहले जीत तो बिल्कुल लगभग करीबी है, अगर ईमान के चलो, सरकार तो बनी गई है, तो अब ऐसे में क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे प्रभावी रहे? जाति समीकरण के तीर तो आपने भी कुछ बिठाए थे सीटों पर, अब क्या वो काम कर गए, या चेहरे काम कर गए, या पार्टी का कैडर काम कर गया, जो नीति थी, या फिर क्या काम कर गया? अगर ये सब कुछ अगर अभी कहीं विकास काम कर गया, विकास की बात मत करिएगा क्योंकि पिछली बार हारते ही नहीं फिर आप। देखिए दीपक जी, इस जीत के कई मायने हैं। बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस के साथ ही अब 3.5 साल तक सफाई देते रहेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये चुनाव खासतौर से मध्य प्रदेश का खुददार और गद्दार के बीच लड़ा गया था। सिर्फ वही, हाँ, इस शब्द को, जो गद्दार शब्द था, मध्य प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। और ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि भारत की जनता पार्टी की जीत है। ये जीत केवल शिवराज जी की जीत नहीं है, ये जीत केवल सिंधिया जी की जीत नहीं है, ये जीत मध्य प्रदेश के मतदाताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। और आपका वो नारा कहां गया जो आप गद्दार कहते थे? आज जनता ने साबित कर दिया कि गद्दार कौन है और खुददार कौन है। 15 महीने की सरकार जो चलाई गई थी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहा था। भाजपा कांग्रेस के विधायक और मंत्री अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आपने अतिक्रमण के नाम पर जो तबाही मचाई थी, ये उसका परिणाम है। जो आपने शिक्षित युवाओं को 4,000 रुपए भत्ता देने की बात की थी, ये उसका परिणाम है। आपने जो रोजगार के नाम पर ढोल बजाने और गाय चराने की बात कही थी, ये उसका परिणाम है। हमारे साथी कुछ भी कहती रहा कांग्रेस के, लेकिन इस जीत के कई मायने हैं, कई मायने हैं। मतलब जीत के कई मायने हैं, मतलब आपने भारी आवाज जी अमित जी निश्चित तौर पे सही कहा मेरे मित्र ने शाहवार आलम साहब ने, कि जीत के कई मायने।
ठीक रहा कि जीत के मायने 35 करोड़ हो सकते हैं, ठीक रहा जीत के मामले ये सच्चाई है, ये सच है, ये सच है, सिरे से आज हो गया। आज ये सच है। आपको मुंह की आज अगर इमरती देवी आगे चल रही है तो 57,000 से पहले जीती थी। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, जिन मुद्दों की साबर साहब आप बात कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों से, उन्हीं रोजगार के भत्ते से, उसी किसान के कर्ज माफी से आप सीट चंबल में कांग्रेस के मैंडेट पर उन्हीं मुद्दों पर जीत कर आए थे। आप आज जिस हिसाब से आपकी 57,000 की जीत थी, कहां गई डबरा की 57,000 की? और मैंने कहा अभी 8वां राउंड चल रहा है डबरा में भी, अभी आप देखिएगा 26 राउंड पूरे होने हैं। मैंने इसीलिए अभी दावे से दीपक जी कुछ सीटों का मैंने आइडेंटिफाई करके कहा था, क्योंकि उस धरती पर, उस जगह, वहां पर जमीनी हकीकत और मैदानी चीजें जंग हम डायरेक्ट लड़कर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तो सर इस जनता के जनादेश को स्वीकार करने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर्ष असम्मान स्वीकार करते हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन आज जिस अभिमान और जिस घमंड के कारण, तो फिर मेरा ये कहना है एदम सिंह कंसाना जी को क्यों जीता है? फिर तो 7वीं सीट कांग्रेस नहीं जीतनी थी जब आपके मुद्दे नहीं थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो 7 सीटें जीती हैं या आगे और बढ़नी है, क्या इस बात पर आप स्वीकार करेंगे कि बीजेपी में भ्रष्टाचार था और शिवराज और सिंधिया को नकारा था उन सीटों पर? क्या आप ये स्वीकार करेंगे? अभी तो आपने मुंह की खाई, इस बात को आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? किसको? अभी आपने इस परिणाम में जो आप कह रहे थे कि गद्दारों की जीत हार होगी, आपने जो आरोप लगाए थे 35 करोड़ कहां से वो आंकड़ा लाए थे, आज तक प्रमाणित ही नहीं कर पाए। इसमें आपकी हार हुई है। जनता ने, अमित जी, आपको नकार दिया है, आपको नकारा है। आपको खुद विश्वास नहीं था। कितने का? अरे भाई, हमको तो विश्वास था। विश्वास होता तो विश्वास होता तो मनोहर सिंह हाथीवानी दोबारा चुनाव लड़ा, विश्वास होता तो दोबारा होगी। रहे थे। जनता तो आपको खुद विश्वास नहीं था। ये तो प्रशासन चाहती थी, धनबल से, अब बाहुबल से, और जिस तरीके से होगा। मैं दीपक जी एक बात और बता दूं, ये ऐसा बाई इलेक्शन पहली बार इस मध्य प्रदेश में देखने को आया है। एक तो बिकाऊ थे ही थे, लेकिन जिस तरीके से पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन इस आरोप को आप बच नहीं सकते। वही बात कर रहे हैं। सिंह राजपूत जी के बयान सामने आए, कितनी दादागिरी से कार्यकर्ताओं को बोला, कितनी दादागिरी से उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बोला। दादागिरी कर आज प्रशासन पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर शिवराज जी ने काम करने का दबाव बनाया है, ये उसका परिणाम है, यह आपकी जीत नहीं है। प्रश्न और खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस अनुमान आपको था कि आप 28 से 28 सीटें ले जाएंगे, ये तो आप बात कर रहे थे। और देखना, इसकी बात अभी मैंने आपको कहा, सज्जन ये राउंडों में अभी और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आज हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, अमित, जनता आपको इसका जवाब दे चुकी है। अमित जी, जब हार नजदीक होती है या हार रहे होते हैं तो फिर धन बल सत्ता ईवीएम लीक क्यों आता है? सब आ जाती है दीपक जी। अभी छत्तीसगढ़ में एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही, तो वहां पर दल बल का या फिर सरकार ने सत्ता का उपयोग किया। इससे पहले उपचुनाव हुए थे, तब आप जीते थे, कांतिलाल भूरिया बने थे, तो क्या तब दल बल का उपयोग किया? ईवीएम मशीन पर कोई आरोप नहीं लगाए, मैंने ईवीएम पर कोई बात नहीं करी। मैंने आपको क्या कहा कि जिस तरीके से इसका जवाब दें कि डबरा 57,000 से जीत रहे थे, और सीटें जो आपने नहीं बोला कांतिलाल भूरिया जी के अभी बाइट आई है, अपमान कर रहे थे डबरा सीट पर। उन्होंने ये बोला है कि मशीन को चेक करना पड़ेगा, लग रहा है इसमें गड़बड़ी हुई है। किसने बोला? एक बार सुना देते हैं आपको, कांतिलाल भूरिया जी बोल रहे हैं। बिल्कुल बोला होगा, सुना देते। वो तो सब पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करती है। कांग्रेस ने भी कोशिश की, अच्छे लोगों से उसने सब मिलके काम किया है, मगर मतदाता क्या फैसला करते हैं वो मतदाता के ऊपर है। ईवीएम में भी गड़बड़ी है और बीजेपी इसमें इसी तरह से बेईमानी करके ही जीतती हमेशा, तो उसका भी ईवीएम का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। जहाँ कांग्रेस आगे चल रही 10 जगह वहाँ ईवीएम सही है। नहीं, वो तो कुछ जगह करते हैं, सिलेक्टेड बूथ के ऊपर ईवीएम को फिट करके रख देते हैं। वो पड़ेगा कितने चुनाव ईवीएम से हो गए? कई जगह ईवीएम की भी गड़बड़ियां पहले भी पकड़ाई गई हैं, और हो सकता है कांतिलाल भूरिया जी ने खुद कहीं जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे उन्होंने महसूस करा होगा कि सुमावली में कुशवाहा जी ने कहा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी कि यहाँ पे तो वो बोला घरों के घरों कैद कर लिए गए लोग हैं, वहां के गुर्जर लोगों ने दो सबके घर पे खड़े कर दिए गार्ड, निकलने नहीं दे रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग होगी, 2 ही लोग डाल रहे हैं, डाला बूथ भी गिनाए थे उन्होंने। लेकिन अब नतीजे देख रहे हैं आप।
बिल्कुल ये काम भी हुआ है। दबाव बनाकर पुलिस ने जिस तरीके से हथकंडे अपनाने की कोशिश की थी, ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम किया पूरे चुनाव में। इस बात को तो मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता। जनता के जनादेश ने जो हमें दिया है मैं स्वीकार करता हूं साहब, और कहीं कोई कमियां होंगी उस पर विचार होगा, उस पर मंथन होगा, लेकिन इस तरीके के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी बच जाए कि बड़े साफ सुथरे मन से बिना खरीद फरोख्त के ये चुनाव लड़ लिए, इस बात को ना जनता स्वीकार कर रही है और ना हम स्वीकार करें। अमित जी, आप आरोप अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यही आंकड़े उल्टे होते, 20 आप होते, 7 भाजपा होती, तब भी क्या ईवीएम दोषी होती? तब भी क्या प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर सामने आता, पुलिस प्रशासन और सारी मशीनरी का? नहीं, देखिए, अगर नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल सीधी बात कहूँ, देखिए ईवीएम की गड़बड़ी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 18 सीट कहीं हो सकती है गड़बड़ी, 18 सीटों पर अगर कांग्रेस भी होती, लेकिन हमने चुनाव लड़ा है नीचे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे अधिकारी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, पुलिस बनकर काम कर रही है, मैं तो सारे दृश्य पर बात कर रहा हूं। आज परिणाम हमारे पक्ष में हो या विरोध में हो, लेकिन मैंने आपको उदाहरण भी दिए। गोविंद सिंह राजपूत जी के आईडियो सामने आए, किस तरीके से वो अधिकारी से बदतमीजी कर रहे हैं। आपके सिसोदिया जी के बातें सामने आई, आपके बिसाऊलाल सिंह जी की बातें सामने आई, आपके डबरा विधायक जो जी की भी बात सामने आई, इमरती देवी जी के कई चीजें सामने आई। पुलिस पूरे दबाव में काम कर रही थी। ये इस बात को तो जनता का अपमान कर रहा है, आप सरासर अपमान कर रहे हैं जनता का। नहीं तो पहले भी आप करते रहे क्या? जितना आइडिया है कि पुलिस दबाव में आ जाती है, अधिकारी वो करते हैं ऐसे काम। हमारी तो सरकारी नहीं है, 15 साल से तो बातें कहाँ, ट्रेनिंग तो इनकी है, पूरे ये ट्रेन हो चुके हैं। आप आए थे ना, सत्ता में आए थे ना 15 महीने के लिए, ऐसे आए थे? 15 महीने में लोकसभा का तो तजुर्बा आपको इसी तरीके से चुनाव ही नहीं हुआ। आप सभी अधिकारियों को इस तरीके से आप नहीं बोल सकते कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं। बात तो अधिकारियों की कर रहे हैं सर, सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चुनाव आयोग हर वो कोशिश करे, मशीन आपको चारों तरफ से टटोल के दे, आप वहां स्ट्रांग रूम के बाहर बैठो। मशीन की भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो मीडिया के कई चैनलों ने आज इस चुनाव में नहीं, पहले कई चुनावों में भी सामने दिखाई। मशीन की गड़बड़ियां आती है तो तकनीकी खराबी हर एक में आती है। देखिए, मैंने कहा कि 28 सीटों पर तकनीकी खराबी के कारण मशीन खराब है, न मैंने ये शुरू से बात करी, ना अभी कर रहा हूं। मेरा तो सिर्फ सीधा आरोप ये है कि इस जनता के इस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दीपक जी के जमीनी मैदानी स्तर पर जिस तरीके से प्रशासन का और पैसे का, जो ये इतिहास में कभी मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं हुआ, जिस दबाव की राजनीति बनाकर ये चुनाव लड़ा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का। अमित जी, तर्क करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ वैसा नहीं लगता जैसे सरपंचों की राय शर्मा थे, वो खटोला यहीं बिछेगा। कांग्रेस कभी अपनी स्वीकारती क्यों नहीं कि मेरी कमियां रह गई, हाँ कमी यहां थी, या फिर हम नहीं कर पाए, अपेक्षाओं पर नहीं कर, हमेशा यही चीज क्यों उसने धन का बल का उपयोग किया या इसका प्रयोग किया, या ये भी स्वीकार करिए ना कि कुछ कमियां थी, उन्हें सुधारा जाएगा और नेक्स्ट चुनाव में फिर से दमदारी के साथ आई। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? दीपक जी, मैंने कहा ना कि जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, वो तो करना पड़ेगा। जो कमियां हैं या जो कमियां महसूस और होंगी, उन पर मंथन होगा, पार्टी विचार करेगी, वरिष्ठ नेता भी विचार करेंगे, तमाम चीजें होंगी। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कतई कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके के दृश्यों को इस उपचुनाव में धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, प्रशासन के आधार पर जो दृश्य आंखों से देखे गए, उन दृश्यों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। बिल्कुल, जिस तरह अग्निहोत्री जी जो आज चेहरे जीते हैं, यही चेहरे कल कांग्रेस के थे, आज इन्होंने दलबल का और दमदारी दिखाई, तो पहले भी दिखाई होगी। चेहरे वही है, लोग वही है, बस पार्टी में बदली। देखिए, जो मुद्दे, मुझे तो ये लगता है कि चेहरे वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन मुद्दे जो इस चुनाव में उठाए गए, खुद्दार और गद्दार, बिकाऊ टिकाऊ, इस सब पर जनता ने, जो मतदाताओं ने अपना फैसला जो है वो दे दिया। तो अब ये सारी बातें जो उठी थी, और सही बात है, जो खरीद फरोख्त की जो बात हो रही थी, जिसमें आंकड़ा दिया जा रहा था 35 करोड़, तो वो सारी चीजें सिद्ध नहीं हो पाई, और सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास भी ऐसे नहीं किए गए कांग्रेस की तरफ से कि उसको किसी तरह से कोई सबूत जो है जनता के सामने इस चुनाव में पेश कर दे, जिससे कि मतदाता उनसे प्रभावित हो पाते। तो मुद्दे जिस प्रकार से उठाए कांग्रेस ने, अब सोचने की वक्त है। हालांकि हर चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर जो है वो मास बेस्ड पार्टी का है, कैडर बेस्ड पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है।
तो वो जो मास बेस है उसमें उनको केवल जनता के पास पहुंचना है, अपनी बात रखना है, और फिर जो स्वीकार हो ना स्वीकार हो उस पर मंथन नहीं करना। तो पहले यदि मंथन हुआ होता तो उनकी रणनीति बनती और इस तरह से जो मुद्दे उठाए गए उनको दमदारी से पेश किया जाता। ठीक है आनंद जी, एक चीज और है, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है पैसे दिए गए या जितने भी बिके, कुछ भी डील हुई हो, अब ये चूंकि जनता ने भी स्वीकार कर लिया भैया जो भी हो नेता चुन लेंगे हम अपने हिसाब से, तो ये अभी आगे चलकर ट्रेंड नहीं बन जाएगा? ये नहीं लग रहा आपको? देखिए ये सब बकवास की बातें थी। हाँ। क्या भाजपा ने कभी ये कहा कि आपने पारुल साहू को कितने में खरीदा था, या अन्य जो लोग भाजपा से कांग्रेस में आज चुनाव लड़ रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू को कितने में खरीदा था? क्योंकि भाजपा बकवास नहीं करती, तो सब आपने भाजपा विकास की बात करती है, और इसी आधार पर चुनाव लड़ा गया, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया, ये परिणाम सामने है। और आपने अपमान किया है न केवल मतदाताओं का, जनता का, विधायक सबका अपमान करके एक आरोप लगाया आपने 35 करोड़ का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव का पहला नतीजा घोषित हो गया है, मानदाता से नारायण पटेल की जीत हो गई है, पहला नतीजा घोषित हो चुका है। मानदाता से जो प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं, उपचुनाव का पहला नतीजा घोषित हो चुका है, मानदाता से नारायण पटेल की जीत हो गई है 22,581 वोटों से। आपको बता दें कि नारायण पटेल जीत चुके हैं 22,581 वोटों से, चुनाव का पहला नतीजा घोषित। रुक करते हैं चर्चा की ओर, और जिस तरीके से नारायण पटेल जीत गए हैं और रुझान अब तक आ रहे थे, अब नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, अग्निहोत्री जी इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अब तस्वीर साफ, बिल्कुल साफ हो गई। जी हाँ, वो तो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, और जो इस समय 1:30 बज रहा है, आप समझिए कि जो रुझान है, जितना वोटों का अंतर जो दिख रहा है, लगभग यही परिणामों में परिवर्तित होंगे। क्योंकि 11 बजे तक तो ये माना जा सकता था कि इन रुझानों में परिवर्तन होने की उम्मीद है, लेकिन 1:30 बज रहा है, 2 बज रहे, इस समय ये उम्मीद नहीं है। और जिस तरह से जो रुझान अभी आप दिखाई दे रहे हैं, वो धीरे धीरे परिणामों में बदलना शुरू हो जाएंगे, और वही मानदाता का जो पहला परिणाम आया है वो 20,000 वोटों के, काफी विधानसभा में जो ये अंतर है, काफी अच्छा अंतर से उन्होंने जो है कांग्रेस के उत्तम जी को हराया है। तो इस तरह से ये जो रुझान है परिणाम बदलना अब शुरू हो गए। जी अमित जी, अंदरूनी खबर ये थी मीडिया जगत में कि जिस तरीके से अब अगर सीट कम आती है या चुनाव हार जाती है कांग्रेस, तो जाहिर है कमलनाथ की किरकिरी स्वाभाविक है, और ऐसे में हो सकता है कि वो अपना एक पद से मुक्ति दे दें, या फिर एक पद किसी और को दे, नेता प्रतिपक्ष का भी है और प्रदेश अध्यक्ष का भी है। तो किसमें कितनी सत्यता है, क्या ऐसे कुछ आसार लग रहे हैं? देखिए अभी जिस तरीके से हालात हैं, और अभी जब फाइनल चीजें सब हो जाएंगी तो ये आलाकमान तय करेगा कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व क्या होना चाहिए। कमलनाथ जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जीत हार एक लगी रहती है, और हो सकता है क्योंकि, लेकिन उनके अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश के लोगों को निरंतर मिलता रहेगा, और जो आखिरी निर्णय होगा वो आलाकमान का होगा। मैं समझता हूं कि इस पे अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो वो जल्दबाजी होगी। जी, मानदाता से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अखिलेश, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई, नारायण पटेल जीत गए हैं, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो गए हैं, उत्साह कैसा है बीजेपी में, और क्या कुछ लोगों की जुबान पर नारायण पटेल क्या कह रहे हैं? हालांकि उम्मीद बहुत कम जताई जा रही थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, वोकैबुलरी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे थे, और कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी यहां पर डगमगा जाए, नारायण पटेल को जनता नकार दे, क्योंकि जनता और खुद बीजेपी में कुछ ना कुछ रोष उनके प्रति दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, मैं आपसे बता दूं कि तरह से यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को जिस तरह से यहाँ पे जो मत मिले थे, जो मतदाताओं के द्वारा, लेकिन जो यहाँ पे देखा जा रहा था कि यहाँ पे नारायण पटेल जो बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे शायद ही जीत पाए, लेकिन आज देखा जाए कि फिलहाल में जो यहाँ से जो मतदाता से जितनी भी जनता ने उनको जिस तरह से उनपे वो दोबारा विश्वास किया है, जैसे पहले कांग्रेस में प्रत्याशी थे उस समय भी उनने कम वोटों से जीते थे, लगभग 1200-1300 से,
जो यहाँ पे फिलहाल में जो 21वें राउंड के बाद में जो बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल है लगभग कम से कम 21,000 वोटों से अभी जीत चुके हैं। यहाँ पे पहली जीत मध्य प्रदेश में सबसे खंडवा मानदाता में उनकी जीत हुई है बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल जिसमें, और उनको यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ की जो उनकी मानदाता की जो जनता है बड़ी खुश नजर आ रही है। और यहाँ पे लगातार यहाँ पे बड़े इस तरह से यहाँ पे जो आसपास के नेता वगैरह जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आ चुके हैं मानदाता खंडवा में, और यहाँ पे बड़े जश्न उल्लास के साथ में खुशी मना रहे हैं। उत्तम पाल सिंह जी की कमी कहाँ रह गई? उनके पिता का कह रहे थे कि उनका भी प्रचार उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी कोशिशें की हैं, उन्होंने भी काफी हाथ बटाया है, अपील की है, तो दोनों ही लोगों ने अपील की थी और कहते हैं कि उन्हें विरासत में राजनीति मिली थी। तो ऐसे कहाँ तक कमी रह गई? उनके कैंपेन में रह गई या फिर कांग्रेस का साथ चुना, ये कमी रह गई? देखिए यहाँ पे सिर्फ जो मानदाता जो विधानसभा है यहाँ पे सिर्फ गुर्जर और लगभग दरबार जो ठाकुर होते हैं यहाँ पे दोनों के बराबर यहाँ पे मतदाता हैं। लेकिन जो नारायण जो यहाँ पे जो राजनारायण सिंह जो पूर्व विधायक है, लगभग 3 बार के विधायक हैं, और उनने अपने जो पुत्र है उत्तम पाल सिंह को यहाँ पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी और पूरी तरह से प्रचार प्रसार भी किया था उन लोगों ने, और उस तरह से पूरी मेहनत भी की। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो इस तरह से एक तरफा बीजेपी को यहाँ पे जो लीड मिली है, इस तरह से यहाँ पे जो गुजरों की लगभग ज्यादा लीड मिली और जो राजपूत ठाकुरों की भी ज्यादा उनको वोट मिले, उसके बाद भी जनता ने शायद उन पे विश्वास नहीं किया कि कई बातें हो रही है, कई चर्चा हो रही थी कि जो राजनारायण सिंह जी पहले 15 साल यहाँ पे विधायक रहे कांग्रेस से, लेकिन उन्हें यहाँ पे जो काम करना था, जो विकास करना था, कुछ नहीं किया। और डायरेक्टली जो अभी यहाँ पे जो कांग्रेस से जो छोड़ के आए थे पद नारायण पटेल, उनके ऊपर विश्वास जो जनता ने यहाँ पे मानदाता में कर लिया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नारायण पटेल ने बाजी मार ली है और दल बदलने के बावजूद भी वो जीत गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, पहला मानदाता से आ चुका है नतीजा जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है और लगभग कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सीटें अभी रुझान में जो दिख रही हैं कांग्रेस के खाते में, वो उतनी ही रहने वाली या उससे ज्यादा बढ़त बनाएगी। यहां पर कांग्रेस 7 पर चल रही है। तो जिस तरीके से अग्निहोत्री जी यहाँ पर आपने देख लिया मानदाता में, वैसे नतीजे आते जाएंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, यहाँ तक कि उत्साह और अभी देखना बैंडबाजी शुरू हो चुके हैं। तो ये आने वाला समय जो है वो अब ये ट्रेंड चल चुका है। अब विधायकों के लिए उन्हें एक अवसर मिल गया है कि भाई देखो, जहां पे सब कुछ मिल रहा है वहां जाओ और वहां से अब जनता जिताई देती है। तो ये आगे चल के एक ऐसी राजनीति में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा जो ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया वो एक बड़ा रिस्की कदम था, जाहिर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में उनका कद था, राष्ट्रीय महासचिव थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, बहुत राहुल गांधी के बहुत नजदीकी मित्रों में थे। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनकी उपेक्षा हो रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उनको एक किनारे कर दिया गया, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ तक कहा कि चंबल ग्वालियर संभाग में भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वहाँ जो ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग है उनको लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दों पर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। इन सब बातों से प्रताड़ित होकर के उन्होंने छोड़ा, और जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में विधायक गए, लगभग उनको मतदाताओं ने ये स्वीकृति दी कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कदम उठाया, और इससे देखिए दीपक, भारतीय जनता पार्टी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यदि ये परिणाम नहीं निकल करके आता तो दिक्कत ये हो जाती कि सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में कद थोड़ा छोटा रह जाता। लेकिन ये जो परिणाम जो दिखा रहे हैं, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद की जो मजबूती है वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगी, और हो सकता है कि आगे चल करके उनको केंद्रीय कैबिनेट में भी जो है जगह मिल जाए। अमित जी, जिस तरीके से देखा जाए, क्या ये कहा जा सकता है अपनों ने ही नैया डुबा दी? क्योंकि जब अपने आए कांग्रेस से बाहर बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस की छवि पेश की, उसने जनता पे बड़ा असर किया कि उन्होंने जो अंदरूनी बातें बताई, कितनी सत्य कितनी गलत थी नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने रखी जिस तरीके से बातें कि किस तरह से बोरियां भर रही थी, यहाँ से जा रही थी बोरियां भर भर के, और वल्लभ भवन से इस तरीके की जो कई बातें निकल कर आई, कई सच्चाइयां निकल कर आई, कैसे फाइल फेंक दी जाती थी, इस तरीके की, तो क्या ये जनता के दिमाग में ये घर कर गई ये चीजें? क्योंकि विकास तब तक आप दिखा नहीं पाए थे जमीनी स्तर पर। नहीं दीपक जी, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, अगर
26 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं होता तो ये कांग्रेस नहीं है, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल साहब ने स्वीकार करा और सदन में इसका जवाब भी दिया। और कई ऐसी बातें थी कि जो चाहे गोविंद सिंह राजपूत जी हों, तुलसी सिलावट जी हों, इमरती देवी जी हों या तमाम सिसोदिया जी हों, जो मंत्री थे वो भी लगातार इन बयानों को ये कहते गए कि नहीं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आज एक अचानक मोड़ लिया और जनता ने के मैंडेट से, जो कांग्रेस के मैंडेट से जनता के विश्वास को तोड़कर ये कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हमारी लड़ाई उस बात की थी। बात ये नहीं थी कि नोटों की क्या बात थी और झोले इधर से उधर जा रहे थे, झोले किधर गए और किसके पास थे, ये तो जनता ने, भले ही वो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बात को तो स्वीकार जनता जानती है कि झोले किधर से किधर चले गए। कमलनाथ तो बड़े विश्वास के साथ अपनी सत्ता को चला रहे थे, वो एक सपना देख रहे थे सुनहरे मध्य प्रदेश का, नौजवानों के सुनहरे भविष्य का, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था और कांग्रेस को नहीं मालूम था कि अपना ही कोई विभीषण जो है अपने अंदर है और इस तरीके से आघात पहुंचाएगा और हमें धराशायी करेगा। जी 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 आनंद। हाँ, दीपक जी में बात रखूं। देखो ऐसा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और अपना दिल झांक कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। अपमान किया था आपने सिंधिया जी का, अपमान किया था आपने चुने हुए विधायकों का, उनके क्षेत्रों में आप काम नहीं करते थे। क्या मध्य प्रदेश केवल छिंदवाड़ा तक ही सीमित था? आप उठा के देख लीजिए 15 महीने के कार्य, केवल और केवल छिंदवाड़ा में विकास कार्य हुए। और यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, इसमें कोई झूठ नहीं। आपने एक आरोप लगाया 35 करोड़ का, मैं आज कह रहा हूं आपसे और आज भी कह रहा हूं, कोई नेता साबित करके बता दे, कमलनाथ जी साबित कर दें, जो भी कांग्रेस के नेता हैं, झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर आप चुनाव लड़े थे और जनता ने इसका जवाब दे दिया। आज मांगधाता के हमारे भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल 21,000 मतों से विजयी हुए हैं। ये जनता का जनादेश है, इसको स्वीकारना चाहिए, ना कि केवल झूठे आरोप। आपको स्वीकारिए आप कि आप फेल हुए हैं 15 महीने में, आप पास नहीं हो पाए अपने इन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में गए थे, जो मनगढ़ंत और झूठे आरोप के साथ जो आप चुनाव लड़ रहे थे। इमरती देवी का आप अपमान करते हैं, एक महिला का आइटम बताते हैं। कांग्रेस के जो लोग भाजपा में आए, हमारे सब जो जीत कर आए प्रत्याशी, उन पर आप आरोप लगाते रहे। अरे आप अपनी उपलब्धियां गिनाकर तो बताते हैं, यदि अगर होती तो। लौटूंगा आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ पीसीसी से रवाना हुए हैं। कमलनाथ जी का बयान आया है, प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार होता है। बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं का धन्यवाद व्यक्त करेंगे और हम स्वीकार करेंगे, लेकिन पूरे रिजल्ट तो आने जाने दीजिए, हम जनादेश का सम्मान करेंगे। ये बयान आया है पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से। लोकतंत्र में मतदाताओं ने जो भी चुना है उसका सम्मान करते हैं, जो भी रिजल्ट दिए उसका सम्मान करते हैं। और लगातार हमारा पैनल हमारे साथ बने हुए हैं। जी आलम जी, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो गई। कमलनाथ जी पीसीसी के घर की ओर रवाना हो गए हैं। ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को उन्होंने स्वीकारा है और अपनी हार को उन्होंने स्वीकार लिया है। अमित जी अपनी बात रख सकते हैं। जी अमित जी, जिस तरह सवार आलम साहब ने कहा कि सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिला, तो क्या सिंधिया जी पहली बार कांग्रेस पार्टी से टिकट दी, क्या सम्मान नहीं मिला? क्या सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया? क्या सिंधिया जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया? और क्या सिंधिया जी से कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या सिंधिया जी से कमलनाथ जी कम अनुभव के व्यक्ति थे? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गए थे? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते नहीं थे? 9 बार के लगातार सांसद थे, लंबा एक राजनीतिक जीवन था। आपको सब्र करने में क्या जा रहा था? क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? आज कई ऐसे धनाढ्य व्यक्ति राजघराने के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं है आज। लेकिन कांग्रेस परिवार ने, गांधी परिवार ने आपको सम्मान भी दिया, मान भी दिया, लेकिन यह नहीं मालूम था कि एक पीठ पीछे छुरा भी आपके हाथ में रखा हुआ है। आज आप सब्र करते हो। रही बात लिस्ट लेके कौन आता था वल्लभ भवन में, किसकी चलती थी, किन अधिकारियों की चलती थी, और रही बात
चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक है, जनादेश आपको दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, ससम्मान स्वीकार करते हैं, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन आप आरोप की बात मत करिए। 35 करोड़ के भी सबूत आ जाएंगे, 100 करोड़ के भी सबूत आ जाएंगे। आलम साहब 5 लाख के तो सबूत आ ही गए थे। आपके साथ के ये ग्वालियर चंबल की नेत्री ने कहा था कि मैं 5 लाख रुपए किसको देके आई हूं। फिर एक व्यक्ति ने और कहा था मैं किसको देके आई हूं, किसको देके आया हूं, 10 लाख कहां रखवा दिए। इस बात की बात मत करिए। ठीक है, जनता के जनादेश को स्वीकार है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आगामी समय में हमारी जो कमी है, हम पूरी ताकत के साथ, जनता के विश्वास के साथ हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और जो खरीद फरोख्त की, कल दीपक जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, लड़ाई इतनी तगड़ी थी, जीत भारतीय जनता पार्टी गई, लेकिन आने वाले समय में कोई भी दल बदल करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि जनता भी जवाब देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अमित जी की बात का जवाब दे देता हूं। दीपक जी, देखिए ये हो क्या रहा है, कांग्रेस अपनी नीतियों में जब तक परिवर्तन नहीं लाएगी, एक दूसरे की काटछाट नहीं करेगी। अरे भाई, सिंधिया जी को आपने टिकट दे दिया, कोई एहसान कर दिया था? सिंधिया जी की वजह से आपको वहां सीटें मिलती थी, उनके लोगों की वजह से कांग्रेस की जीत होती रही थी। आप इस बात को स्वीकार नहीं करते। आज वही जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो क्या हुआ? वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, और मैं दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश अब उत्तर प्रदेश की स्थिति में है। ये कांग्रेस अब आप नहीं संभाल पाएंगे, अब आप नहीं कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे, अब आप झूठे आश्वासन, झूठे वादे कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रख पाएंगे। 3.5 साल आप बढ़िया विपक्ष में काम कीजिए, झूठे आरोप कृपया ना लगाएं, मध्य प्रदेश में विकास होने दें, और जो आपको जनादेश मिला है वो तो आपने और कमलनाथ जी ने भी स्वीकार ही लिया है। दीपक जी, मैं आपकी लाइन में बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपके पास जिस तरीके से आलम साहब ने कहा है कि सिंधिया जी के कारण वोट मिलते थे, तो 2018 छोड़ दीजिए, 2015 में क्यों नहीं मिले, 2005 में, 2004-5 में क्यों नहीं मिले, 2008 में क्यों नहीं मिले? लेकिन देखिए, आपने हीरा खोया है, इस बात को स्वीकार करिए। ऐसे कई हीरे कांग्रेस पहले भी खोती आई है। एक समुंदर है, और जिस देखिए, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता आलम साहब। अब आप हीरे पार्टी से बड़ा कोई हीरा नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। कांग्रेस पार्टी वो है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए, तो क्या शिवराज और क्या सिंधिया करेंगे? आने वाले समय में देखिए क्या होता है। जनता के उस विश्वास, कांग्रेस मुक्त भारत, जनता की विश्वास को कांग्रेस उठाती आएगी। त्रिपाठी जी, अमित जी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्ति निकालते जा रहे हैं और बीजेपी माला बनाती जा रही है। क्या सवाल किया जी? जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं कि सिंधिया मोती नहीं थे, ऐसे मोती तो वहां पर रोज निकलते रहते हैं, समुंदर है कांग्रेस, तो इस तरीके से मोती निकालती जा रही है कांग्रेस और बीजेपी उन्हें माला बनाती जा रही है। मोती नहीं थे, बात तो सही है, लेकिन नेता तो थे। आज आपके पास चेहरे की कमी हो गई है। आपने इसी उपचुनाव में देखा, कमलनाथ जी के अलावा किसी को आपने प्रचार करने नहीं गए। जो थोड़ा बहुत जीतू पटवारी और कुछ लोगों को आपने सेकंड लाइन जो आप तैयार कर रहे थे वो तैयार हुई नहीं थी और आप उनको भेज दिए। अभी आपके पास यहाँ दिग्विजय सिंह जी जा नहीं रहे, मात्र 6 सभाएं की। आपके पास नेता कौन बचा? कमलनाथ जी मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश रहेंगे। चलिए रहे, अच्छी बात है, अमित जी को बुरा ना लगे, लेकिन कमलनाथ जी उसी भी उम्र के साथ वो छिंदवाड़ा तक के नेता थे। वो बकायदे वो उड़न खटोला से आए थे छिंदवाड़ा तक, और मध्य प्रदेश उनको मिल गया 6 महीने में ही। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर सही ढंग से किसी ने मेहनत की थी, प्रचार किया था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा बार बार जगह जगह उन्होंने दौरा किया, चाहे मंदसौर की मामला हो, अन्य जगहों का मामला हो। अब आपने सरकार बनाने के बाद अगर आप नहीं संभाल पाए, जबकि लगातार भाजपा की तरफ से चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, लगातार आपको हिंट भी दे रहे थे कि जब चाहे सरकार गिरा दे, उसके बाद भी आपने समेट के नहीं रख पाए। आपको इंटेलिजेंस ने, आपके पास मुख्यमंत्री थे, इंटेलिजेंस थी, उस तक ने आपको बताया फरवरी में कि आपके 16 विधायक टूट रहे हैं सिंधिया जी के साथ, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो कमलनाथ जी कह जरूर रहे, कमलनाथ जी मैनेजमेंट गुरु हैं, लेकिन मैनेजमेंट गुरु है ही नहीं कैसे ना उनको मैनेज करना आता है। अन्यथा मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 सीट खाली थी आपकी, 4 सीट मंत्रियों की, इतने सारे कारपोरेशन खाली थे, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सरकार बनाई। आपने किस कार्यकर्ताओं को क्या दे दिया? जो 28 मंत्री एक साथ कैबिनेट बना दिए आपने। अपने राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का स्टेटमेंट था
कि प्रियव्रत सिंह हमसे जूनियर, उसको आपने बना दिया, हमको मंत्री नहीं बनाया। भुसाहू लाल, एदल सिंह, ये सब क्यों गए आपको छोड़ के? ये इसीलिए कि आप अपना अपना सुखदेव पांसे से लेके हम, इनने कहा मेरे 8, इनने अपने 8 गिना दिए, उनने कहा मेरे 12, तो उन्होंने 12 दे दिए और बोले हमारे भी कैबिनेट, हमारे, बोले सब कैबिनेट। ये तो गुड्डा गुड़िया का खेल जैसा हो रहा था। तो मुझे अब कांग्रेस को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा वापसी के लिए। त्रिपाठी जी, ये भी लगता है, मतलब आप सहमत होंगे कि जिस प्रकार की कार्यप्रणाली 15 महीने देखी कमलनाथ की, इस प्रदेश की जनता ने, वो जनता से जुड़ने में नाकाम रहे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, उनसे सीधे जुड़ाव रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उस तरह की स्थितियां 15 महीने में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ नजर नहीं आई कि वो जनता से सीधे जुड़े हों। रिजल्ट उसी का है ना सामने। इस बार शिवराज जी जो 15 महीने का गैप हुआ, शिवराज जी भले कुछ दे न दे, योजनाएं सही धरातल पर उतर पाई हो न उतर पाए हो, इजी वे में मिल जाते थे, जनता के पास पहुंच जाते थे। तो लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद का जो ओहदा होता है, जो उसको शिवराज जी ने कम कर दिया कि हर जगह पहुंच जाते हैं। तो इस कारण जब ये पहुंचना चालू हुए कमलनाथ जी, उसके बाद भी उनका एटीट्यूड आप जानते ही हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में 5वें फ्लोर पे मीडिया जा नहीं सकता था। ये पहली बार आदेश हुआ कि 6 बजे के बाद मीडिया अलाउ नहीं है। मैं शिवराज नहीं हूं कि मीडिया को बाइट देता। ये सब किसके स्टेटमेंट है? मुझे फोटो का क्रेज नहीं है। हाँ, आज आपने कुछ योजनाएं अच्छी भी चलाई होंगी, तो उन योजनाओं का आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए जी। आपने एक विज्ञापन के जरिए प्रसार दे दिया, उससे नहीं फर्क पड़ता। जब उस पे अखबार से लेके, चैनल से लेके सब लगातार उस योजनाओं के धनात्मक पहलू जो प्लस है उसको दिखाते रहेंगे, तब आदमियों के अंदर तक जाता है वो आम मतदाताओं की। जी, इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी जश्न के मूड में आ गई है। सांवेर में बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट भारी मतों से आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और बीजेपी कार्यालय पर समर्थकों ने आतिशबाजी करके अपना उत्साह दिखाया। तो वहीं महिलाओं ने भी जमकर ढोलक की थाप पर छिड़की है और वहां पर अब जश्न का माहौल बनता जा रहा है। सांवेर उपचुनाव को लेकर इंदौर के नेहरू स्टेडियम के अंदर मतगणना शुरू हो गई है और बीजेपी कार्यकर्ता शुरुआत से ही काफी उत्साहित नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने पहले राउंड में तुलसीराम सिलावट की जीत के बाद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। और पुलिस के जो अधिकारी है, जवान है, वो उन्हें यहाँ नेहरू स्टेडियम से बाहर कर रहे हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस खदेड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी है, अगर बात करें जो कांग्रेस जो बीजेपी के उम्मीदवार थे तुलसीराम सिलावट, पहले राउंड के अंदर 2400 से ज्यादा मतों से प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे। उसके बाद से जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे जी, शुरुआत अभी आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर आकर के माननीय तुलसीराम सिलावट जी करीब 3000 वोटों से आगे हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों में सांवेर की सीट ऐतिहासिक जीत घोषित होगी। कितने से जीतने की उम्मीद है? अभी तो पहला राउंड 30,000 से, और जिसमें सिपरा मंडल हमारा 15,000 वोटों से जीतेगा। मैं सरपंच ग्राम सिलोटी। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं काफी उत्साह जो बीजेपी है उनको शुरुआती दौर से नजर आ रहा है। हालांकि अभी पहले राउंड की मतगणना जो है वही शुरुआत हुई है। पहले राउंड के अंदर जो बीजेपी के तुलसीराम सिलावट थे वो 2400 से ज्यादा मतों से आगे। उसके बाद ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है शहर के अंदर होर्डिंग लगा दिए गए हैं। वहीं जो कार्यकर्ता नेहरू स्टेडियम के बाहर खड़े हो गए थे, जिन्हें पुलिस यहाँ से अब हटाने की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन राठौड़ के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। और लगातार हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। त्रिपाठी जी, एक सवाल और है, जिस तरीके से अभी तक जो आ रहे थे नतीजे, चाहे वो चुनाव से पहले के ले लीजिए, उससे पहले बीच का हमेशा रहता था, जैसे तोड़ की आशंका बनी रहती थी। अब पूर्ण रूप से बहुमत में बीजेपी आ गई है, तो ये कहा जा सकता है 15 महीने वो और 6 महीने ये, तो ये कहा जा सकता है अब विकास जाके मध्य प्रदेश का हो सकेगा। देखिए, खैर अभी तो विकास सरकार इनकी बन गई थी। आप अगर पूरा आकलन है, ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी ये आकलन कर ले, जो इन 6 महीनों में विकास हुआ, टोटल जो बजट विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए जो खर्च किया गया है, दिया गया है, ये खुद मान लें कि उन 28 विधानसभा क्षेत्रों, बाकी 202 विधानसभा क्षेत्रों का आकलन कर लें तो देखेंगे पूरा विकास उन 28 विधानसभा क्षेत्रों की तरफ सारी योजनाओं का पैसा जो अलॉट किया गया है वो उनका, और पूरा मध्य प्रदेश देख लें, हमारे समझ 28 भारी पड़ेगा। तो खैर ये चुनाव जीतने की अपनी अपनी रणनीति होती है। चुनाव जीत लिया उन्होंने, अभी बहुत कुछ और परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार आगे हैं वो 10,000, 15,000, 16 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से ऊपर से आगे हैं। कांग्रेस के जो आगे हैं अभी 5-6 सीटों में, वो 1,000-2,000 का अंतर से आगे है।
तो आइए ऐसा ना हो कि कहीं 22-23 बीजेपी पहुंच जाए और 22-23 बाद 130 का आंकड़ा किसी भी 141 इसके पहले जीते थे 2008 में 142 शिवराज जी तो पूरे बहुमत के साथ थे, 130 कम नहीं होता। जो उम्मीद ये थी कि अगर 120 से कम हुए, 120 के आसपास हुई बीजेपी तो तोड़ फोड़ का डर था आगे आने वाले समय में। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि निर्दलीय और बसपा सपा जो लगातार कमलनाथ जी को हो फिर यहां भी ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ रहे थे, वो उनका इस तरह का जो दबाव डाल के राजनीति कर रहे थे कि हमको भी मंत्री बनाओ, हमारे ये काम करो, वो खत्म हो गया। त्रिपाठी जी, मैं एक बात आपकी बात पे सवाल कर रहा हूँ जी। 28 विधानसभा क्षेत्रों में यह बात सच है कि कमलनाथ जी की सरकार में काम नहीं हो रहे थे और वही फाइलें जो पेंडिंग थी उसे शिवराज जी ने आगे बढ़ाया, सिंधिया जी ने आगे बढ़वाया और वहां काम हुए, हम इस कारण से भी जीते। ये और एक मिनट, दूसरी बात जी, और जो 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही वो भी निरंतर विकास कार्य किए जा रहे थे, उस कारण रही। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी बकवास नहीं विकास करती है। मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों में केवल और केवल विकास होगा। आप ये देख लीजिए, एक बार आंकड़े निकाल लीजिए, इन 6 महीनों में कितने विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। पूरे मध्य प्रदेश को एक तरफ रखिए, 28 को एक तरफ रखिए। आप खुद, हम उससे बहस नहीं करना चाहते हैं आपसे, हम तो अपनी विश्लेषण कर रहे हैं। आप लेकिन 28 की बात आपने उठाई थी तो इसमें कोई शक नहीं है, वो 28 विधानसभा के प्रत्याशी वही विधायक तो नाराज थे, उनके क्षेत्रों में ही काम नहीं हो रहे थे, काम केवल और केवल मध्य प्रदेश नाराज 25 गए, तो वो केवल 3 की तो मृत्यु हुई है, 3 की मृत्यु हुई। मैं सॉरी 22 या उसकी बात कर लूं तो वही मैं कह रहा हूं, विकास कार्य यदि कहीं हुआ था 15 माह में तो छिंदवाड़ा में बाकी 200 बात के तो आप स्वीकार, बाकी आप ये कह रहे हैं कि 202 में खूब विकास कार्य हुए थे, इन 28 में नहीं हुए थे, इसलिए इन्होंने खूब विकास कार्य कर दिया। विकास कार्य केवल छिंदवाड़ा में हुआ, मेरा ये कहना है। आज भी कांग्रेस के कई विधायक, मैं आपको बता दूं, भाजपा के संपर्क में है, वो नाराज थे, वो नाराज आज भी। अब आपका काम बन गया है, आप क्यों लेंगे? आप क्यों लेंगे? लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन वो मन से दुखी। वो तरवर लोधी जी बेचारे रह गए, नहीं तो वो भी आ ही जाते हैं। वो मन से आज भी दुखी है कांग्रेस के विधायक। अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से अभी तो टूटा फटी की कोई गुंजाइश है नहीं, कोई बची नहीं, अब आगे कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? सर ने कहा अभी कि अब आगे वापसी करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि कमलनाथ जी एक पद भी दे दें अपना, क्योंकि 2 पद वो संभाले हुए हैं, या हो सकता है कि वो दिल्ली वापस लौट जाए। देखिए, मंथन का वक्त आएगा कांग्रेस के पास और वो सोचेंगे कि क्या करना है। ये बात तो सही है कि अब कमलनाथ जी को ये तय करना होगा कि उनको भोपाल में रहना है या दिल्ली में रहना है, दोनों पद रखना है या एक पद रखना है। तो ये तय करना है। जहां तक अभी त्रिपाठी जी जो बात कह रहे थे, त्रिपाठी जी जो मालवा जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां जिस तरह 2018 में डेंट लगा बीजेपी को, तो वो दोनों ही सीटें मांधाता और सांवेर मुझे लगता है कि अब फिर से बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि उस समय जो मुद्दा था, मालवा हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो या रेवांचल हो, ये एट्रोसिटी एक्ट का जो एक समस्या जो सामने थी भारतीय जनता पार्टी के सामने 2018 के चुनाव में, उसकी रेमेडी अब होती हुई दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल मुझे लग रहा है। देखिए, उस समय जब आकलन हो रहा था तो विंध्य को और बुंदेलखंड को बीजेपी मान रही थी कि हम वीक पड़ेंगे, चंबल में बराबर रहेंगे, और मालवा निवाड़ ये जो अंचल है इस तरफ बीजेपी अपने आप को मान रही थी कि हम प्लस करेंगे ही। हो उल्टा गया, आपने देखा होगा। विंध्य में पहली बार इतनी कम सीटें कांग्रेस की आई, जब 2013 में लहर थी कितनी 172 सीटें बीजेपी की आई, तो भी विंध्य से 12 सीटें थी। इस बार पहली बार कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली जबकि सरकार बनी। तो ये उधर सोच रहे थे गढ़, तो वहां इनको प्लस हो गया। इधर सोच रहे थे कि मालवा निवाड़ तो हमारा ही है, हम आगे बढ़ेंगे ही, महाकौशल भी, वहां इनको नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार बन गई। एक चीज और देखने को मिली त्रिपाठी जी कि वैसे तो वाकई बाई इलेक्शन भले वो 2 सीटों का हो चाहे 28 सीटों का हो, किसी भी दल का बड़ा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व कभी भी चुनाव प्रचार में नहीं आता, लेकिन कम से कम शीर्ष नेतृत्व को, जैसे अमित शाह जी ने ट्वीट किया था चुनाव से पहले, जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया था,
उस तरह की ट्वीट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं आए मध्य प्रदेश के इन 28 विधानसभा सीटों के मतदाताओं के लिए, ये भी एक आश्चर्य का विषय है। ये अमित जी से उत्तर लीजिए, बेहतर बताएंगे। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। राहुल जी ने बहुत सारी बातों का फीडबैक लिया, जानकारी भी लेते थे, नहीं जनता और जिस तरीके से वो भी, लेकिन चूंकि यहाँ पूरे मध्य प्रदेश का बाय इलेक्शन था और लगातार ये आश्वस्त थे कि वहां के नेता और मध्य प्रदेश के सारे नेता सब बैलेंस करके सारी चीजें पॉजिटिव होगा, इस गद्दारी का जवाब देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी और उस कमियों का हम मंथन करेंगे। और रही बात, मेरे शाहबार आलम साहब कह रहे थे कि कई त्रिपाठी जी, कई ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियो मौजूद हैं कि आज जो ये कह रहे थे कि 28 सीटों पे विकास नहीं हो रहा है, ये इन्होंने खुद नारियल फोड़े और उन्हें करे हुए काम को आज शिवराज जी ने दोबारा नारियल फोड़वाए और उनके पुराने फोटो मौजूद है कि जिन्होंने ये, लेकिन नकारात्मक ये स्थिति रही कि ये उनके द्वारा ही फोड़े गए नारियल पे, उनके द्वारा करे गए शुभ कारण के कार्य को ये खुद पूरे नहीं कर पाए। और जिसका इल्जाम आज शिवराज जी ने दोबारा, कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसे काम थे, चाहे वो सुर्खी के हों, चाहे वो तुलसी सिलावट जी के हों, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग के हों। अमित जी हमारे साथ खंडवा से विधायक जुड़ गए हैं, देवेंद्र वर्मा जी। देवेंद्र वर्मा जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 नमस्कार जी। 28 सीटों पर लगभग रुझान आ गया, एक सीट पे नतीजे भी आ गए, किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश में हमारे खंडवा विधानसभा की मानदाता सीट पे हमारे प्रत्याशी नारायण पटेल लगभग 22,000 वोटों से जीत चुके हैं और ये मध्य प्रदेश का पहला परिणाम है। एक बार पुनः जनता ने जो 15 माह की कांग्रेस की सरकार के अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और प्रदेश को लूटने वाले कृत्य करे थे, उन कृत्यों को जनता ने नकारा है और एक बार पुनः शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने स्वीकारा है। परिणाम स्वरूप जनता ने प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे मतदाताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को एक बार पुनः मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बने और एक बार पुनः विकास का माध्यम बने, इस पे एक सशक्त मोहर लगाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र जी। सत्ता का संग्राम किसके नाम रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय शर्मा जी। शर्मा जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए। अग्निहोत्री जी बहुत स्वागत है और एसपी त्रिपाठी जी चैनल हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए, बिहार के सिनेरियो में देखें तो एग्जिट पोल ठीक उलट हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सिनेरियो में देख रहे हैं के जी, तो वही एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, वही नतीजे सामने आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में हमने देखा। जी, एक्चुअली बिहार में जो सैंपल साइज उठाया गया एग्जिट पोल्स के द्वारा, जो कंपनियां जिन्होंने एग्जिट पोल किया, उनके सैंपल साइज बहुत कम थे। सबसे बड़ा सैंपल साइज मेरे ख्याल से टुडे चाणक्य का था, जो 60,000 के आसपास उन्होंने सैंपल साइज लिया था, वो सबसे बड़ा उनका सैंपल था। तो 7 करोड़ जनता में 60,000 लोगों का मत, मैक्सिमम 60,000 लोगों का मत किस तरह से साइंटिफिक होता है, कभी कभी साइंटिफिक होता है, कभी कभी जो है वो फेल हो जाता है। तो बिहार में वो सफल नहीं हो पाया एग्जिट पोल, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जितना भी जो अनुमान व्यक्त किया गया था मतदाताओं के से बात करके, तो वो सही उतरते दिख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उतरते हुए देख रहा है जमीन पर जो अनुमान व्यक्त किया गया था। बुरहानपुर से संवाददाता राजेश निम्बोरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि बुरहानपुर की क्या तस्वीर है। राजेश। मैं आज मतगणना चालू है, जिसमें कि पहले राउंड भाजपा की सुमित्रा देवी कालसेकर लगातार बढ़त बनाए हुए 16 राउंड की मतगणना कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें करीब 17,000 से अधिक मतों से सुमित्रा देवी कालसेकर। राजेश, आप तक मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए कि आप जी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, 17 राउंड के बाद करीब 17,800 कुछ वोटों की जो सुमित्रा। जी चलिए, दोबारा हम आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं
अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी और सवाल बेहद साफ है कि क्या हो गया, कहाँ चूक हो गई? निश्चित तौर पे इसके मंथन की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं चूक हुई है, और या जो जनता की जो कुछ आवाज थी शायद हम पकड़ नहीं पाए, या कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसके मंथन की आवश्यकता है, और परिणाम के बाद संगठन का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जहां भी जो कमी है उसको मंथन के आधार पर पूरा किया जाएगा, और आगामी समय में एक नई लड़ाई के लिए हम सब तैयार रहेंगे। ठीक है अजय जी, मंगल फल गया। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने रात दिन अथक मेहनत करी। ये जीत ग्वालियर चंबल संभाग सहित मालवा और मध्य प्रदेश के मतदाताओं की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन की जीत है। ये जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, शिवराज जी की, नरेंद्र सिंह जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी सहित पूरे हमारा जो नेतृत्व है, जिन्होंने टीम भावना से इस नेतृत्व के चलते मध्य प्रदेश की जनता के नब्ज को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी को विशाल अंतराल से जीत दर्ज कराई है। ये उन सबकी जीत है। मैं कृतज्ञ हूं, मैं अभिनंदन करता हूं, मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के उन तमाम मतदाताओं को। और साथ में ही देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जीत हार आती जाती है, पार्टियां जीतती हारती हैं, ये सब चलता रहता है, परंतु 15 माह की सरकार में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को छला गया, ठगा गया, बहलाया गया, उनको लोक लुभावने वादे दे के सरकार में आना, जैसे तमाम बार कहता था ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, किसानों का बिल माफ हुआ नहीं, बिजली का बिल माफ हुआ नहीं, कर्जा माफ हुआ नहीं, बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं, तमाम इन चीजों से तो क्या होता है, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती नहीं है। बड़ी 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 उसके साथ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, परंतु वो जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो संभाल नहीं पाया। विधायक अपेक्षित थे, विधायक अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रहे थे, विधायकों की सुनी नहीं जा रही थी, विधायकों की उपेक्षा निरंतर जारी थी। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार अपने बोझ तले गिर के टूटी। अब मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ही इस मध्य प्रदेश का कल्याणकारी योजनाओं के साथ नेतृत्व कर सकती है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी को लिया और भारतीय जनता पार्टी आज तमाम सीटों पर जीतती आ रही है। त्रिपाठी जी, आत्मतंत्र के सेटिस्फैक्शन का रिजल्ट ये उपचुनाव है। आत्मतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा सवाल ये था कि जितने भी पैनलिस्ट जो होते हैं, हम सवाल करते थे कि भाई ये जो उपचुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस कहती थी थोपे गए हैं, लगातार ये आरोप लगाया जाता था कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की वजह से ये चुनाव थोपे गए हैं क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन देना था। तो क्या ये उसी आत्मतंत्र का रिजल्ट है? बिल्कुल, थोपा गया चुनाव ये बिल्कुल सही है, लेकिन जनता ने इसको दूसरी तरह से लिया। जनता ने इस तरह से लिया कि अगर हम कांग्रेस को फिर से जिता देंगे, सारी सीटें जीत जाते हैं तो भी 115-16 में ही रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से थोप दिया जाए, फिर इनके टूट जाए। जनता ने दो बातों में स्पष्ट, या तो जो इन्होंने नारा दिया था गद्दारों को हराना है, लोकतंत्र के हत्यारों को हराना है, या दल बदल या बिकाऊ टिकाऊ का नारा दिया था, या तो उसको चलना था। नहीं तो मैंने शुरू में ही, कल भी मैंने शंका जाहिर की थी और आपने देखा होगा शुरू में 9 बजे शंका जाहिर की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 1980 का मुद्दा रिपीट हो जाए, स्थायित्व का मुद्दा। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, ज्यादातर चुनाव के परिणाम मुद्दा चला है। आप 71 में ले, गरीबी हटाओ मुद्दा चला इंदिरा जी का, तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में चला। 77 में बदलाव की बयार चली, तो आपने देखा होगा इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई राजनारायण सिंह से। 80 में अचानक स्थायित्व का मुद्दा आया था कि आपने 2.5 साल चलाई, मोरारजी बने, फिर चौधरी चरण सिंह बने, ये आप लड़के आपने सरकार गिरा दी, तो केंद्र में स्थायित्व का मुद्दा चलना था। लेकिन राज्य में भी सब जगह पूरे राज्यों की सरकार भंग हो गई। यहाँ सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उनको भंग कर दिया गया, तो स्थायित्व का मुद्दा चला। 85 की बात अलग कर दे, शहादत की मुद्दा चली थी वहां इंदिरा जी की जिस तरह से हुई थी पूरे प्रदेश में। 90 में फिर बदलाव की बहार चली। 93 में मंदिर मामला आया, तो 93 में मंदिर मामला आया, तो फिर से बीजेपी को ज्यादातर 4 राज्यों की सरकार चली गई, तो उसमें एक राज्य बड़ा बमुश्किल कल्याण सिंह की सरकार बन पाई थी, तो वो भी जोड़ तोड़ से। उसको भी जनता ने अच्छा नहीं माना।
कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, आप बीच में ही क्यों आ गए। वही स्थिति इस बार हुई है। हमने जैसा भी हो, आपके पास 115 सीट थी, आप कैसे भी करके उसको सामंजस्य बनाते और सरकार चलाते। जनता ने बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे को, दरबदर के मुद्दे को एक तरफ किया और उन्होंने स्थायित्व का मुद्दा, जब सरकार स्थायी होगी तो हमारे काम होंगे, विकास होगा। इन 6 महीने में ना ही कोई जनता, ना ही 28 को छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में आप भी बताइए, अजय जी भी इसको थोड़ा बहुत सहमत होंगे, लेकिन वो सरकार उनकी बन गई है कि कहीं पूरे 202 विधानसभा क्षेत्र और हैं, कहीं कोई किसी तरह का काम हो रहा हो, हालांकि कोरोना काल भी है। 28 में ही पूरी सरकार, पूरा विपक्ष केंद्रित था। इन 5-6 महीने में जो स्थिति तो जनता ने ये किया, आप अंतर भी तो देखिए जीत का। अगर थोड़ा बहुत प्रत्याशियों को लेकर के होता तो 2000, 2500, 3000 ये अंतर होता। 20-20, 25-25 हजार से जीत रहे हैं। मंत्री इसलिए 12-13 बना दिए गए सिंधिया जी के लोगों को कि मंत्री रहते हुए जीत जाएंगे, लोग ये कहते थे और ज्यादा हार जाएंगे। लेकिन अगर कंसाना को छोड़ दें, दंडोतिया को छोड़ दें, तो सारे मंत्री जीत रहे हैं। ओपीएस भदौरिया जरूर 2500 से, बाकी सब 25,000, 30,000 जो कभी कांग्रेस में रह के नहीं जीते इतने मतों से। तो ये स्थायित्व का मुद्दा चल गया और स्थायित्व के मुद्दे के चलते कमलनाथ जी अमित जी क्या बोले, दिल्ली चले गए? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बता दूं कि ये जब सरकार को 28 जयचंदों ने गिराया था और जिस 25 वो जयचंद नायक हो गए सब, ये वो ठीक है। देखिए, भगवान राम को भी कष्ट हुआ था, भगवान राम ने भी 14 साल वनवास काटा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम गलत थे, चाहते तो चीजें परिवेश में हो सकती थी। परिश्रम और कठिनाइयां मनुष्य जीवन में सामने है। कमलनाथ जी का मुझे वो वक्तव्य मैं आपके चैनल पे याद भी दिलाना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि उन कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन का काम करा था कि जब ये 25 चले गए थे और कमलनाथ जी के लोगों ने मीडिया में कहा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहला प्लेन पकड़ कर चले जाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के उन हजारों हजार और 7 करोड़ जनता के साथ रहूंगा, इनका सामना करूंगा और मध्य प्रदेश की जनता के साथ खड़ा रहूंगा, दुख में भी और सुख में भी। मैं समझता हूं कि अभी भी जो कठिनाई आएगी, परिणाम जो भी हो, लेकिन हमारे सारे नेता ने बड़ी ताकत से और मजबूती से, एकजुटता से चुनाव लड़ा और आगामी समय में भी हम इनके खिलाफ मजबूत विपक्ष के साथ इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अमित जी, वही तो जनता भी पूछ रही थी कि भाई आपने कहा था बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ, इसलिए शायद ही मैंडेट इस तरह से आ गया। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न करा। मैंने कहा कि जो परिणाम आया है वो सहज स्वीकार है क्योंकि जनता का जनादेश है, लेकिन जितने 3 चरणों में कर्जा माफ होना था, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये कांग्रेस ने तो कहा ही, लेकिन अकेले कांग्रेस ने नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कमल पटेल जी ने सदन के अंदर स्वीकार करा। इस 18 महीने के अंदर एसपी त्रिपाठी साहब बैठे, हम कई बार इनसे मंथन भी करते थे, परामर्श भी लेते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि कमियां हो सकती हैं, लेकिन और 18 महीने के अंदर हमें 5 महीने लोकसभा चुनाव के चले गए, फिर टोटल 11 महीने का समय मिला। इस 11 महीने में उस बुजुर्ग माँ बाप की जो 300 रुपए पेंशन थी, जो 15 वर्ष तक शिवराज जी बस करता हूं करते रह गए, लेकिन उन्होंने 600 रुपए कर दिया और कई गौशालाएं बनाई, काम बहुत थे। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम प्रचार करने में नाकाम रह गए, हम जनता तक उन आवाज को पहुंचाने में हो सकता है नाकाम रह गए हो, लेकिन जनता के कार्य की शुरुआत कमलनाथ जी के नेतृत्व में इन 15 महीनों की सरकार में हुई थी। देखिए साहब, अब तो ऐसा है कमलनाथ जी। त्रिपाठी जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बुरहानपुर से जो सहयोगी है राजेश निंबोरकर, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। जी राजेश। जी बिल्कुल, नेपानगर बुरहानपुर से सुमित्रा कालचकर करीब 17,000 वोटों से आगे लीड लिए हुए हैं। वो अभी बिल्कुल मतगणना स्थल पर पहुंची है, साथ ही वो कलेक्टर से चर्चा कर रही है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो हर राउंड में एक जो प्रमाण पत्र की बात कही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो काउंटिंग है कुछ डिले हुई थी, इसके कारण अब वो भी और कांग्रेस के लोग भी कलेक्टर से चर्चा कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा ने काफी अच्छी बढ़त बना ली है और भाजपा जीत की ओर है। आपकी भाजपा प्रत्याशी से बातचीत हुई? जी, मेरी भाजपा प्रत्याशी से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम
करीब 20,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। और यह जनादेश जो मैंने कांग्रेस को ठोकर मारकर भाजपा ज्वाइन की थी, इसीलिए की थी कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था और लोगों को तक मैंने जो अपनी बात पहुंचाई थी वो बिल्कुल लोगों को अच्छी लगी है। शिवराज जी का नेतृत्व लोगों को पसंद आया है और इस बार मैं पुनः विजय होकर इस क्षेत्र का विकास करूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अजय जी, जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा अमित जी ने खुद कहा कि रामचंद्र जी भी गलत नहीं थे, उन्हीं की बात मैं बोल दूं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा के कारण नाथ महिमारा। अरे अब जनता तो नाथ है, मार दी अब कमलनाथ जी यही पूछ रहे हैं, बाली का वध हो गया, यहाँ भी वध हो गया। अमित जी पाटिल जी देखिए, ये इस कलयुग का राजतंत्र है और यहाँ वध तो खैर 2018 में जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जनता ने तो वध उनका 2018 में कर दिया था। तो आपका पूरी तरह कर दिया। ठीक है, स्वीकार है जनता का जनादेश। मैंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की तरह कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम और वरिष्ठ नेताओं के साथ ताकत से लड़ेंगे। और स्थिति वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 50-100 विधायकों से आगे है और हम बहुत 50-100 विधायकों से पीछे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से इस आवाज को तो त्रिपाठी जी उठाते रहेंगे और आपका मन भी स्वीकार करेगा कि ये जयचंदों ने जो गद्दारी का काम करा है ये गलत था। भले ही जनता ने आज उन्हें विजय श्री हासिल कर दी, 50 तो है, लगभग 44-45 का अंतर हो रहा है। 50 के आसपास हो रहा है। हाँ, 50 के अंतर, 30 इधर, लगभग आप 87 ही है लगभग। ये जयचंद वहां भी चैन से नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको बता दूं। 140 एकड़ से अभी ये यहाँ लिया, भी 205 एकड़ और मांगेंगे। ठीक है, अमित जी आप कह रहे हैं जयचंदों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मैंडेट आया है, आ रहा है, रुझान आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि भाई माफी तो कहीं। मैं माफी चाहता हूँ, रोकना चाहूंगा, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिएगा। हाँ। लोकतंत्र के अंदर जीत में किसी को इस तरीके से जयचंद और गद्दार कहना बहुत गलत है, जबकि वो अब जनता के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद लेके पुनः विजय होके आए हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है कि वो गद्दार है। अरे अगर गद्दार थे तो भैया जनता ने हाथों हाथ लिया है ना उन्हें, आपके और हमारे रहमो करम से वो विधायक बन के नहीं आए हैं। उनका साहस देखिए, एक बार कोई पार्षद या सरपंच की इस्तीफा देके जनता के बीच में नहीं जाता। उनका ताकत, उनकी हिम्मत, उनका भरोसा जनता के ऊपर था। वो इस्तीफा देके जनता के बीच में गए और फिर पुनः जितने से जीते थे उससे लगभग 3 गुना और 4 गुना से जीत के आ रहे। आप कहते रहिए उन्हें जयचंद, आप कहते रहिए गद्दार। अरे जनता ने कौन गद्दार है और कौन जयचंद है, कौन जनता की सेवा कर सकता है? सर्टिफिकेट दे दिया उनको। ये लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या है? उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो लिहाजा आज ऐसे समय पे इसमें आप आत्ममंथन कीजिए। मुझे आपने जो कहा ना, आप आत्ममंथन कीजिए। आप जनता की नब्ज पकड़ने में भूल गए। आप जनता के पूरे चुनाव में एकमात्र मेरे को कांग्रेस का कहने का कोई अधिकार नहीं, परंतु फिर भी मैं कहूंगा एकमात्र कमलनाथ जी थे जो जनता के बीच में घूम रहे थे, या उन्होंने बाकी नेताओं का आशीर्वाद और सहयोग लेना उचित नहीं समझा। कहाँ थे दिग्विजय सिंह जी, कहाँ थे सुरेश पचौरी जी, कहाँ थे कांतिलाल भूरिया जी, वो नकुलनाथ जी जो स्वयंभू कह चुके थे कि मध्य प्रदेश में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा, कहाँ थे भाई? जनता के बीच में खपना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पे आगे पब्लिक के बीच में काम करना पड़ता है। मैंने देखा है शिवराज जी को चुनावों में काम करते हुए 24 घंटे में 20-20 घंटे जनता के बीच में जाके काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं सरकारें बन जाती है, यूं ही नहीं 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है। कहाँ गया आपका कि साहब ये एंटी इनकम्बेंसी चलेगी, ये जनता के भाई जनता को एंटी इनकम्बेंसी तो चल गई थी 2018 में अजय जी। नहीं कहा सर, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। अरे तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी थी। हाँ, आपसे तो आगे थे। ठीक है ना, 15 साल के बाद अगर कुछ कमियां रही थी, कुछ गलतियां थी, वो रही होगी, परंतु हमने कभी किसी को गद्दार और कभी किसी को। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे वोट ज्यादा थे कांग्रेस से। निश्चित थे। नहीं, तो आप ये भूल जाते हैं कि एक सीट समझौते में दी थी उन्होंने। देखिए उस सीट के वोट उनके पास नहीं काउंट हुए हैं। नहीं, देखिए ये तो त्रिपाठी जी काल्पनिक बातों को छोड़ के धरातल पर आगे आज की बात करें। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आज एक बात मैं मतलब मध्य प्रदेश से दूसरी ओर भी रहना चाहूंगा। जब तमाम आपके सर्वे, तमाम एग्जिट पोल बिहार में जब कह रहे थे, तो अभी के गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री जी ने कहा कि कल बात करेंगे, मुझे जनता पे भरोसा है,
बिहार में जनता ने नीतीश जी की और एनडीए की सरकार ने काम किया हुआ है। आप ये देखिए कांग्रेस का बिहार में क्या स्थिति है। पिछली बार जो है ना 12 से 15 सीटों में आगे चल रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या है। तो लिहाजा इनको अपने नेतृत्व में, और एक ही और मैं कहूंगा, बुजुर्ग नेतृत्व का भी बहुत लॉस हुआ है। आपकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं थी, आप जनता के बीच में जा नहीं पाए, आप जनता की बात को समझ नहीं पाए, आप जनता को भरोसा नहीं दिला पाए, आप जनता को ये नहीं बता पाए कि अगर हम सरकार में आएंगे तो आपका काम करेंगे। ये गलतियां रही है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस को, और नहीं करेगी तो आत्ममुक्ता, अहंकार, घमंड दूर में रहेंगे तो ये और 15-20 साल आज भी मध्य प्रदेश की चुनौती नहीं देने की स्थिति में रहेगी। त्रिपाठी जी, मेरे विद्वान साथी क्या फिर इस बात को स्वीकार करेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी और उमा भारती जी सब बुजुर्ग हो गए? क्या इनकी आवश्यकता पार्टी में नहीं है? अगर यहाँ आप बुजुर्ग बता रहे हैं तो इनकी भी आवश्यकता नहीं है, शायद आपने फिर ये स्वीकार कर। लंबा रही बात दूसरी बात, और मैं एक बात बता दूं अजय जी, कि आप जिस पर पीठ थपथपा रहे हैं, मैंने कहा कि जनता के जनादेश का कांग्रेस ने सम्मान किया है और खरीद फरोख्त और कुर्सी की लालच में कभी नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी को नकारा था मुख्यमंत्री पद से, जिस तरीके से हटाया था, लेकिन 18 के हटने के बाद किस तरीके से वो लालायित होते गए। और आप बात करते हो, आप उसकी बात करते हो, आपने कहा कि यही वो लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी। आपके पवैया जी कहते थे, आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपके प्रभात जी कहते थे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन गद्दारों और जयचंद को कभी भारत स्वीकार नहीं करेगा, कभी मध्य प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। आप उन गद्दारों से ही, जो आप जिनको पहले गद्दार आज जो आपके अपने हो गए, उन गद्दारों की ही सीढ़ियां बनाकर आप इस सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हो, और यही गद्दार आपको 2023 में या आगे ये सीढ़ियां हटाकर आपको वही जगह दिखाएंगे। 20 साल आपकी पार्टी में रहे तब वो देशभक्त थे, आज आपको गद्दार देखने लग पड़े। ये तो आप कह रहे थे, नहीं हमने, ये आपने कहा है। मैं एक और, ये तो 50 साल आपने कहा है सिंधिया परिवार के लिए और सिंधिया जी के लिए कांग्रेस नहीं है, तो आप कह रहे थे। मेरा ये कहना है कि राजनीति में एक बड़ी स्वीकार कीजिए कि राजनीति में कब कौन अपना और कब कौन पराया और कब खरीद राजनीति को ना कोई शाही दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। कुर्सी जरूरी है, आज का ये स्वीकार कीजिए। हो सकता है राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति खरोच फरोच का खेल है। ये मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के इतिहास में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गवाह है। कर्नाटक में ये राजनीति रामाराव का प्रारंभ करूं मैं, लेकिन अजय जी आप कामयाब नहीं। फरोख्त की बात निकले दूर तक जाएगी, इसलिए करो, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए कि जनता ने आपको नकारा है, मत करो, स्वीकार कीजिए उद्योगपति को नकारा है, स्वीकार कीजिए कि कमलनाथ जी एक उद्योगपति को नकारा है जनता ने, स्वीकार कीजिए। और नहीं कर सकते तो बोलते रहिए, हम तो जनता की सेवा के काम के लिए लगे, और जनता का आशीर्वाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और निरंतर मिलता रहेगा। अजय जी 9 बार के जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व है कमलनाथ जी, ये नहीं कि कोई एक लोकसभा हार गए हो, फिर वो आ गए, फिर इधर चले गए। 9 बार के जनप्रतिनिधि है, बड़ा सम्मान है, बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पे आज पराजय हुई है, निश्चित तौर पे जनता का जनादेश आपके साथ है, लेकिन विश्वास और नेतृत्व में कमी नहीं आएगी। लेकिन वो विश्वास जनता ने नहीं किया ना। जनता को लगा कि भाई हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो तमाम चीजें नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। रावण से भी युद्ध 40 दिन हुआ था। चाहते तो भगवान श्री राम एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देते, चाहते तो उस समुद्र को जिसमें वानरों की सेना ने आज 45 दिन जो पत्थर बिछाए थे, एक बाण से वो पानी सूख जाता। लेकिन ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जनादेश को अभिमान में नहीं, कांग्रेस ने स्वीकार करा अपनी हार को। जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया हम स्वीकार करते हैं। हम अपनी लड़ाई एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कमलनाथ जी और तमाम हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं पर के नेतृत्व की क्षमता पर हम आगे फिर लड़ेंगे। जिस तरह से आप बार बार रामायण का जिक्र कर रहे हैं, भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम को अप्रासंगिक कहने वाली कांग्रेस देखिए किस प्रकार से राम भक्त होने का सर्टिफिकेट ले रही है। आज ये देखिए जिन्होंने खुले तौर पर कहा, जिन्होंने नहीं सर्टिफिकेट तो जनता ने दे दिया आपको, भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट मत लीजिए आप, ये तो जनता का सर्टिफिकेट देना ये बंद जिसने राम यात्रा का रथ रोका था उसकी क्या स्थिति है,
और जिसने राम को अप्रासंगिक किया कहा था उसकी क्या स्थिति है? ये सब कमलनाथ जी का पाप था जो राम पथ पर आज उन्होंने जो शिलान्यास किया और जो लगातार काम चल रहा था उस पर वो उन्होंने बात करी। आज आपको दर्द होता था जिस तरीके से हनुमान और राम भक्त की बात करते थे, आज जिस तरीके से वो मूर्तियों की बात करते थे, मंदिर की बात करते थे, आज वो कमलनाथ जी से नेतृत्व था जो जनता के नौजवानों के विकास की बात, बुजुर्ग जिनकी पेंशन 300 रुपए थी, वो माला जो सवालों का अड्डा बन गया था, जो एजेंटों का अड्डा बन गया था, कमलनाथ जी विधायकों और मंत्रियों से ज्यादा उन दलालों और उन एजेंटों के चक्कर में रहते थे। ये सर्वविदित है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, जनता जनार्दन है, सब जानती है, लेकिन यहाँ पे एक बार टैली पे नजर डाल लेते, अपने दर्शकों को भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो जिस तरह से हम लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो बिहार की अगर 243 सीटों पे नजर डालें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रुझान है वो लगातार ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। और जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए थे उस हिसाब से तो टोटली यहाँ पे जो रुझान है वो बदलते नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब जिस तरह से क्या मतलब अब जिस तरह से काउंटिंग डे के पहले एग्जिट पोल आते हैं, बता दिया जाता है कि भाई कहाँ किसकी दिवाली मनने वाली है, किसकी होली मनेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। एग्जिट पोल कई बार फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार फेल हुआ। एग्जिट पोल बिहार में फेल हुआ, एग्जिट पोल यहाँ फेल हुआ। एग्जिट पोल यहाँ 16 से 18 बीजेपी दे रहे हैं, हमें तो लग रहा है बीजेपी जाएगी 23-24 सीटें जाएगी। अभी भी कांग्रेस जहाँ 6 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है वहाँ बहुत कम मार्जिन है, जहाँ बीजेपी की बढ़त है वहाँ बहुत लंबा अंतर है जो कवर नहीं हो सकता है। तो एग्जिट पोल यहाँ भी फेल हो गया, 10 से 12 सीट दे दी थी कांग्रेस को, वो तो 5-6 में आ गई। तो एग्जिट पोल कई बार, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा था कि सैंपल कितने लिए गए हैं, यहाँ भी इन 28 सीटों पे जहाँ हुआ है वहाँ कुल मतदाता कितने थे और कितने सैंपल लिए गए, इसका भी बहुत बड़ा वो होता है एग्जिट पोल में। बिहार में भी स्पष्ट बहुमत मिल गया उनको। अपन तेजस्वी नायक कोई सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव ही आगे रहेंगे, भले अन्य जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लग रहा था बहुमत मिल गया था उनको एग्जिट पोल में, तेजस्वी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था। अभी जिस तरह से त्रिपाठी जी जो एग्जिट पोल का तो ठीक ही है, जिस तरह से शुरुआती दौर में जब रुझान आना शुरू हुआ तो लग रहा था कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ऐसा लग रहा था। क्योंकि बराबर हो रहा था, 118, 112 ऐसे चल रहा था। तो वो 7 सीटों को लेकर जिसको भी समर्थन देते किंग मेकर रहते, लेकिन वो भी कम हो गए और उनकी स्पष्ट बहुमत हो गई नीतीश कुमार की। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पे भी 6 लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको देखने वाली बात है, इसके पहले हालांकि सपा ने भी और बीएसपी ने भी अकेले भी सरकार बनाई है, लेकिन जब पहली बार कल्याण सरकार को इन्होंने गिराया था बीजेपी को, तब मुलायम सिंह और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। आप इन 7 सीटों पे निकाल के देखिए, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है। इन तीनों को वोट के अगर जोड़ दे तो बीजेपी से कहीं बहुत ज्यादा है, 7 के 7 बीजेपी की इनकी हो जाती गठबंधन की, लेकिन वहां अलग अलग लड़े, यहां तक कि कांग्रेस भी अलग लड़ा है। वहां चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को बहुत कम आंक रही है। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद वहां भी कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा बहुत खिसका है, माने आगे बढ़ा है। अभी भी मैं देखा हूं कहीं देवरिया की सीट पे शायद कांग्रेस का दूसरे नंबर पे है, बीएसपी तीसरे पे है, चौथे पे है, कांग्रेस तीसरे पे है। तो थोड़ा बहुत, लेकिन अब आगे चल के अगर लड़ना है तो जैसे कभी कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा सब मिलकर लड़ते थे तो ही मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो फिलहाल अभी तो गुजरात बंधुओं की जोड़ी आगे ही जाते दिख रही है। बिहार की बात करें त्रिपाठी जी, तो इस बार जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी के रुझानों में, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक बड़ी खबर बता दें, एक और रुझान इस वक्त सामने आ गया है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, एक और रुझान सामने आ गया। हरदीप सिंह डंग जो सुवासरा से चुनावी मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी से, वो जीत गए हैं। तो ये दूसरा रुझान भी बीजेपी के खाते में गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको 29,440 वोटों से जीत को दर्ज किया है, परिणाम आ गया, तो परिणाम आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 सीटों पर वोटों की गिनती
लगातार अभी भी जारी है और बीजेपी के पक्ष में उपचुनाव का ये दूसरा नतीजा। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी के पक्ष में है, ये उपचुनाव का दूसरा नतीजा। सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज की है 29,440। अजय जी, ऐसा क्या किया 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था तो बामुश्किल 280 350 के आसपास का इनका मार्जिन था, अब 29,000 के वोटों से। अगस्त जी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाके काम किया, जनता की परेशानियों को समझा और एक कुशल रणनीति बना के हमारे पूरे संगठन ने, हम पन्ना प्रमुख से लेके हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री जी श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी। देखिए, राजनीति है, राजनीति में टीम भावना से काम करना पड़ेगा। एकला चलो वाला काम राजनीति में चलने वाला है नहीं। वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद से वो समाप्त हो चुका है। अब राजनीति में टीम भावना से काम करना पड़ेगा। जहां शिवराज जी एक और पूरी मुस्तैदी से लगे थे, वहां दूसरी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी भी लगे थे, वहां ज्योतिराज सिंधिया जी भी थे, वहां कैलाश जी मालवा क्षेत्र में काम कर रहे थे। आप ये देखिए, ये संकेत मध्य प्रदेश और बिहार से बंगाल की ओर जा रहे हैं। बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी जो 5वें और 6वें नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज बंगाल सिंहासन खाली करो की भारतीय जनता पार्टी आती है, इसकी तैयारी में। अच्छा नारा है। आ रही हूँ आपके पास। बलवंत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बलवंत, जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि हरदीप सिंह डंग विजय हो चुके हैं और 29,440 वोटों से वो विजय हुए हैं। यहाँ से हरदीप सिंह डंग अब रवाना हुए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, साथ ही अब कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी, जीत का सर्टिफिकेट ले लिया? हाँ, जीत का सर्टिफिकेट उनके जो एजेंट हैं उनके वो अब यहाँ रुके हुए हैं, वो जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। हरदीप सिंह डंग यहाँ से सभी मतों की गणना होने के बाद रवाना हुए और अब दर्शन के लिए निकले हैं। जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं, खुद हरदीप सिंह डंग के साथ शुरुआत से डटे हुए थे और पूरी जो चुनाव का कैंपेन था वो पूरा जगदीश देवड़ा के हाथ में था। कहीं ना कहीं उनकी साख दांव पे थी। एक लगभग 30,000 वोटों की जीत अब हरदीप सिंह डंग को मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भाजपा की ये कही जा रही है। नहीं, बड़ी जीत तो है। साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे राकेश पाटीदार, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? क्योंकि आखिरी घंटों तक जीत की उम्मीद सभी ने लगाई रखी थी। देखिए, शुरुआती दौर में ही कांग्रेस के राकेश पाटीदार जो हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे थे। डाक मत पत्रों से मतगणना शुरू हुई थी, तभी से वो पीछे थे और ऐसा एक भी राउंड नहीं आया जिसमें उन्हें आगे मतलब कहीं ना कहीं जीत की और संभावना दिखाई दे। लगातार वो शुरुआत में हार मान चुके थे और 8 से 10 राउंड जब पूरे हुए थे तब वो कांग्रेस के तमाम लोग जो थे वो हार मानकर यहाँ से मतगणना स्थल से इधर उधर निकलने लग गए थे। हालांकि प्रत्याशी यहाँ पे आखिरी तक डटे हुए थे और अन्य जो नेता है उनके साथ यहाँ से रवाना हो गए हैं। फिलहाल उनका अभी तक कोई बयान पूरे परिणाम को लेकर सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मानधाता से नारायण पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वो जीते हुए फोन लाइन पर जुड़ गए। पटेल साहब, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ढेर सारी बधाई आपके लिए। जी, स्वीकार है, आपको भी धन्यवाद। जी पटेल साहब, अब आगे क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं क्षेत्र को लेकर? देखिए, क्षेत्र में काम करना, विकास करना, ये सरकार का उद्देश्य है, मेरा अपना उद्देश्य है, मेरे साथियों का उद्देश्य है। हमारी मूलभूत सुविधा जो भी मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है उसको गति देना और कई ढेर सारे विकास के जो काम उन्हें करना, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी, उद्देश्य रहेगा हमारा। जी, अभी इन 7 महीने में जितना विकास हुआ तो ये मान लिया जाए कि अभी जो बाकी के जो 2.5 साल बचे हुए हैं विकास चौतरफा होगा, रफ्तार और ज्यादा पकड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल काम करेंगे। जी, मेरे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे बातचीत करेंगे। त्रिपाठी जी। नारायण पटेल जी, आपने पहचान लिया होगा, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे आम, उस दौरान आपसे मेरी बात हुई थी जनता मांगे जवाब प्रोग्राम में। हाँ जी। तब मैंने आपको बधाई दी थी कांग्रेस की तरफ से। हाँ। अब इतना जल्दी बीजेपी की तरफ से बधाई देनी पड़ रही है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है हमको। जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। चलो, ठीक, धन्यवाद। जी, मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो त्रिपाठी जी, बधाई तो ले ली है और चौतरफा विकास का भी वादा स्वराज एक्सप्रेस पे कर दिया है कि अब और 4 गुना रफ्तार से क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, अब तो खैर बन गई सरकार, अच्छे कंफर्ट मेजॉरिटी से बन गई है। देखिए 107 पहले से थे और ये अगर 22 सीट जो जीत रहे थे 130 सीट पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज कोरोना काल के बाद जो जीडीपी का रेशियो गिरेगा, अग्निहोत्री जी बेहतर बता देंगे, और पैसा नहीं है आपके पास, खजाना खाली है पूरी तरह से। इस दौरान जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में आपने अलग अलग विकास के वादे कर दिए होंगे, जैसा कि भारती देवी को बोल रही थी कि मैंने कह दिया है महाराज से और शिवराज जी से नारियल भर मत फोड़ना, अब नारियल फूट गया है, पैसा है नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अंदर की बात है, उन योजनाओं को रोकने के निर्देश दिए गए हैं कि अभी कोरोना काल के चलते जो जीडीपी गिर रही है, आर्थिक संकट आने वाला है, उसके कारण इन योजनाओं को फिलहाल रोक दिया जाए, जिसमें हमारे समस्त अपनी मेट्रो भोपाल और इंदौर की मेट्रो योजना भी है। तो अब उसको चलाने में कैसे, आपने किसानों से बड़े बड़े वादे कर दिए, हम ये खरीदेंगे, हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, जब नहीं खरीदा जाएगा इसका इफेक्ट 3 साल बाद अब क्या होता है, अजय जी लोग कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं, इसका आगे आने वाले समय में बहुत फर्क पड़ेगा। कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन का इफेक्ट था अभी तक नहीं पड़ा है। अभी लॉकडाउन का इफेक्ट, जो सारी फैक्ट्रियां बंद थी, जो महंगाई आज आप देख रहे होंगे महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, इसका इफेक्ट अब धीरे धीरे जनवरी फरवरी से आना चालू हो जाएगा। और जब चालू होगा तो वो इतना जल्दी नहीं जाने वाला, कम से कम साल 1.5 साल तक चलेगा। बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, मार्च से लेकर अब तक 10 मरतबा प्रदेश सरकार कर्ज ले चुकी है, 11,500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। 3 तारीख को वोटिंग होती है, 4 नवंबर को फिर से 1,000 करोड़ का कर्ज ले लिया जाता है। जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, कोई भी सरकार जीडीपी का 3% तक लोन ले सकती है और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है लगभग मध्य प्रदेश सरकार का लोन का जो कोटा है वो पूरा होने जा रहा है। 2.9 समथिंग। जी हाँ, लगभग पूरा होने जा रहा है। कोरोना के समय में जो लॉकडाउन के कारण जो व्यापारिक गतिविधियां जो ठप पड़ी और सारे नौकरियों पर भी बात आई और सारा जो कुछ भी स्थितियां बनी उसका जीडीपी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब जबकि अनलॉक के पीरियड में धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो खोली जा रही हैं उसमें जितना कोविड का असर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा, आप दिल्ली में देखिए बहुत तेजी से असर जो है कोविड का फैल रहा है, क्योंकि त्योहारों के समय में पूरे बाजारों में भीड़ जो है बहुत बुरी तरह से टूट पड़ी है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम सरकार का है, कोविड को संभालेगा पूरी ट्रंप सरकार। वर्ष का आपको याद होगा, केवल कोविड की व्यवस्थाएं न कर पाने की वजह से अमेरिका में ट्रंप सरकार का पतन हो गया। तो यहाँ भी जो स्थितियां अनलॉक की स्थिति में बन रही है और व्यापारियों को जिस तरह से झेलना पड़ रहा है, दीपावली के समय 122 जिलों में जो पटाखों का प्रतिबंध लगा है वो भी एंड टाइम पर। व्यापारियों का यही कहना था कि यदि आप पहले से हमको सूचित कर देते कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ने जा रहा है और हम प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें। लेकिन 122 जिलों में एंड वक्त पर तो उनके सबका इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल लोगों के सामने है और मध्य प्रदेश के क्या हालात बनते हैं, विकास के कार्यों के लिए जो वादे किए गए हैं उनका कैसा अमल किया जाएगा, ये देखने वाली स्थिति होगी आने वाले समय में। जी, राजेश निम्बोरकर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं उनके साथ हैं। राजेश, बातचीत कीजिए। विधानसभा की मतगणना में जहाँ पर की भाजपा एक प्रचंड विजय की ओर अग्रसर है, भाजपा की प्रत्याशी सुमित्रा देवी कासडेकर इस वक्त हमारे साथ है। आपने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और आज आपने भाजपा से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं, क्या कहेगा? अभी हमारे सभी नेतागण, सभी भाजपा के एक ही कार्यकर्ता, ये सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो चुनाव था, ये उस चुनाव में एक कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की जो आज हमको नेपनगर विधानसभा में ये बहुत अच्छा परिणाम मिल रहे और कमल की हम खिला रहे हैं। तो
तो ये सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके आरोप थे कि नेपानगर में विकास के कार्य नहीं हो पाए थे, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार आपकी? 15 महीने कांग्रेस सरकार ने एक भी विकास के काम नहीं किए, जो वादे किए थे वादे से मुकर गए। और अभी जो चल रहा था, कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा नहीं था विकास के नाम पे, केवल टिकाऊ गद्दार है। तो ये जनता ने तो दिखाया कि मुझे ये बहुत बड़ा तमाशा मारा जनता ने, और हम जो विकास की हमने बातें वादी किए थे वादे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। नेपाल को निश्चित तौर पर एक बार पुनः भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राजेश तमाम बातचीत के लिए। अमित जी, यहाँ पे हम सुमित्रा देवी कावलेकर को सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि जो टिकाऊ लाल बिकाऊ लाल, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, उसका करारा जवाब जनता ने वोटों के जरिए कांग्रेस को ये तमाचा मारा है, ये उनका कहना है। मेरी बहन का समय अच्छा है, सब पैसे भी मिल गए और जीत भी गए और चले भी गए, सब बातें हैं। अब तो उनको बधाई है। निश्चित तौर पे जनता के जनादेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं और उनको जीत की पुनः बधाई। और निश्चित ही कांग्रेस परिवार की ओर से जो कमियां हैं और जो और मंथन की आवश्यकता है, कांग्रेस उसको पूरा करेगी। अब 26 जनवरी को झंडा कौन है जी, प्रभुराम चौधरी 46,000 मतों से आगे हैं जी, ये कभी नहीं हुआ इसके पहले सांची का अंतर। लेकिन अब मुदित शेजवार और डॉक्टर शेजवार ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उनको एक नोटिस दिया गया, हट जाएगा नोटिस दिया गया। लेकिन ये समझ में नहीं आएगी बीजेपी को कि वो शेजवार जी ने मुदित ने जिताया है कि किसने जिताया है, क्या हुआ है। जी अजय जी आप नहीं, आप तो 20 सेकंड लीजिए। आग्रह ये है कि देखिए, वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती कम नहीं थी। जहां कांग्रेस एक और ये मान के चल रही थी कि वो नेशनल मीडिया और बाकी सब तंत्रों के सहारे या भारतीय जनता पार्टी के भीतर घात के सहारे चुनाव जीत जाएगी, वहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास भी किया। मैं स्वीकार करता हूं अजय जी, यहाँ डैमेज कंट्रोल नहीं है। देखिए, ये भाजपा की खाटी सीट है। 1977 में जब लहर थी, नहीं तो मैं 80 में भी शेजवार जीते हैं। 80 में साहित्य की लहर थी। पार्टी जी 1977 से डॉक्टर शेजवार जी जीतते आ रहे हैं। हाँ, अरे तो 85 में हारे भी तो। हाँ, एक बार मेरा नहीं, 2008 में भी हारे। मेरा ये था कि देखिए, जहां डॉक्टर शेजवार जी, दीपक जोशी जी, लाल सिंह आर्या जी, जयंत मलैया जी, जयभान सिंह पवैया जी और कितने जी हैं साहब, जितने इनकी सीटें तो गई ना, इनको भी तो कहीं ना कहीं मान मनोबल भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा कि नहीं किया होगा। जरूर लग रहा है कि मुझे शेजवार को मिलेगा साक्षी में कि नहीं मिलेगा प्रभुराम चौधरी प्रत्याशी। नहीं देखिए, ये सब प्रभुराम चौधरी नेता है भाई। अब तो प्रभुराम चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के थे, अब तो मुदित की क्या जगह और अभी न शेजवार जी की जगह बची। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, जो एक अध्यक्ष तो दूसरा महामंत्री, दूसरा अध्यक्ष ये महामंत्री। आज नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कोई कह नहीं सकता, परंतु ये सर्वविदित है कि राहुल गांधी जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और सोनिया गांधी जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा सर्वविदित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभुराम चौधरी जी को कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हो, मुदित शेजवार हो, डॉक्टर शेजवार जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। हाँ। अब लगता है जिसको जब आप लोग नोटिस दे रहे थे, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन हीनता की पराधी में आने वाले या तो ये दम रखना चाहिए, दम रखना चाहिए। नोटिस दिया है ना, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। उन पे विश्वास नहीं था, और या तो ये तय करें कि आप गलत थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जवाब मांगा, वो जवाब देंगे। अगर संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। क्योंकि वो कितना बड़ा भी नेता हो, वो विधायक हो, सांसद हो, अगर वो अनुशासनहीनता की परिधि में आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, यही भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और हम इस कैडर को कभी बाईपास करने का प्रयास
करते नहीं। जो कमल का फूल लेके आता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। नाम कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। अजय जी, आपने कहा कि माँ बेटी की पार्टी है, मैं आपको हिस्ट्री याद दिला दूं कि नरसिंह राव गांधी परिवार से रिश्ता नहीं रखते थे। मनमोहन सिंह जी जो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे देश के, वो गांधी परिवार की उनकी माफ करना। मैं अभी आपको और बात बता दूं, बेइज्जतियां करी गई है उनको किस अडवाणी जी की किस बेइज्जती, मनोहर जी की बेइज्जती को राज्य अध्यक्ष और अमित शाह ने करी। अडवाणी जी हमारी पार्टी के गुजरात और गुजरात में खेली जा रही है। अरे आपके रहमो करम पे थोड़ी, आपके रहमो करम पे या कांग्रेस के रहमो करम पे, अडवाणी जी कैसे लगा रहमो करम पे? मुरली मनोहर जो का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करा। अरे भाई भारतीय जनता आज जसवंत सिंह जी के क्या हालात है बताइए आप जानकारी ठीक कीजिए। और अडवाणी जी के क्या वो हो गए, क्या हालात, क्या हाल है भगवान के पास? मुरली मनोहर जोशी साहब के क्या हालात थे बेचारे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करा? आप ये मत बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके मैं कहता हूँ ना कि जब तक वो माँ बेटे की उससे बाहर नहीं आएगी ये पार्टी का ही हश्र होता रहेगा। आप देखिए विपक्ष में इनके नेता बनाने की स्थिति नहीं है और मध्य प्रदेश में स्थिति ये होने वाली है। आप तो भारत से कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जनता कर रही है भाई, जनता कर रही है, जनता कर रही है, पार्टी युक्त में जनता कर रही है। आप उसकी चिंता मत करो, जनता आशीर्वाद दे रही है। जनता ने आपको क्या आशीर्वाद दिया? मध्य प्रदेश में त्रिपाठी जी आपको, शिवराज जी को क्या आशीर्वाद दिया? राजस्थान में आप क्या आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं? आज हालात में आपकी पार्टी आ गई है। अजय जी, आशीर्वाद तो आप लोगों को मिला था, आप लोग उस आशीर्वाद को सहेज के नहीं रख पाए। जिस तरह से कांग्रेसी जितने भी हैं उनको ये लग रहा था कि भीतरघात के चलते बीजेपी को नुकसान होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो भीतरघात का सामना आप ही लोगों को करना पड़ा है और अब उन लोगों की तलाश करनी पड़े कि भाई कैसे हार गए? देखिए मध्य प्रदेश में नहीं, ये सवाल मेरा अमित जी से है। अच्छा, क्या मैं आपने अजय जी से पूछा नहीं है क्या? जी, यही कि आप लोगों का कहना है ये लगातार कांग्रेसी हर उसमें डिबेट में यही चाहते थे कि भीतरघात का भी सामना यहाँ पे बीजेपी को करना पड़ेगा, लेकिन हुआ नतीजे जिस तरह से आए वो एकदम से उलट हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ही भीतरघात का सामना करना पड़ा हो, जिसका नतीजा यह है कि आप लोगों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हेल्प ना किया हो और जिस तरह से बीजेपी ने हेल्प की है, जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की है, वो मेहनत कांग्रेसियों ने। मैं बड़ी साफ बात बता दूं कि हर राजनीतिक दल अपनी कार्य क्षमता से, अपने नेतृत्व की क्षमता से और आशान्वित होकर पूरा कार्य बड़ी निष्ठा से करता है। देखिए परिणाम निश्चित तौर पे आज जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन इस बात को भी अछूता नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने, इन चेचंदों ने ये कांग्रेस के साथ दगा का काम किया है। आज जिस तरीके से 2018 में आज चंबल की माटी से जीतकर कांग्रेस के मैंडेट पर आए, आज वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, लेकिन कांग्रेस के साथ चलती सरकार में इन्होंने गद्दारी का काम किया था, ये बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हां, आज ये दोबारा जीते हैं और इनकी जीत इनको मुबारक। और रही जो कांग्रेस के मंथन की और कमियों की आवश्यकता है वो कांग्रेस विचार करेगी। ठीक है त्रिपाठी जी, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया है कि जो जनादेश मिला है उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अब 26 जनवरी को झंडा कहाँ फहराया जाएगा? 15 अगस्त को फहराया जा रहा था। 15 अगस्त के बाद सर अब 26 जनवरी एक्सटेंड हो गया था कि 15 अगस्त को झंडा कमलनाथ जी लाल परेड पर पहनाएंगे। नहीं तो फिर एक्सटेंड हो गया, फिर 26 जनवरी आ गया था ना, इसलिए 26 जनवरी झंडा फहराएंगे, कहीं भी फहराएंगे, वो ठीक है, लाल परेड की जगह कहीं दूसरी जगह होगी। झंडा तो पीसीसी कार्यालय में फहरा लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर ये टोटल हार स्वीकार करनी चाहिए कमलनाथ जी की, ये सिर्फ कमलनाथ जी की हार है, किसी की हार नहीं है। पीसीसी चीफ आप, नेता प्रतिपक्ष आप, पूर्व मुख्यमंत्री आप सरकार नहीं संभाल पाए, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। आपको मैंने मैंडेट दिया था, आप क्यों नहीं स्वीकार कर पाए? आपके आंखें टूट के गए क्यों? कुछ तो कारण रहा। भूपेश जी ने सही कहा था। कमलनाथ जी के बारे में अभी लेटेस्ट जो सोशल मीडिया पर जानकारी मिल रही है जी, अनकन्फर्म्ड है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अहमद जी इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं याद दिला दूं कि 2018 का जब परिणाम आ रहा था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, यही सब टीवी चैनल थे और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे,
और कई विश्लेषज्ञ थे कि कमलनाथ का राजनीतिक कितना था और कद इतना था और ये तो हो नहीं था, ये करना था और ये करके दिखाएंगे, बदलाव होगा। कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। तो जैसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं, वो दिल्ली चले गए, वो पीसीसी से अपने घर चले गए हैं, ना कि वो दिल्ली चले गए। और सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस परिणाम को स्वीकार करती है। कमलनाथ जी ने कहा इस बात को कि सहज मैं निकलूंगा जनता का धन्यवाद देने। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन जनता ने करोड़ करोड़ लोगों ने जो कांग्रेस को इन 28 सीटों पर अपना अधिकार दिया है, अपना मत दिया है, विश्वास जताया है, उनको धन्यवाद और सब लोगों को धन्यवाद करने कांग्रेस निकलेगी। सर कब निकलेगी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कमलनाथ जी हैं कहाँ के, दिल्ली के हैं, बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कानपुर के हैं, कानपुर के हैं, ये नहीं पता है। अमित जी बता दें। कमलनाथ जी, देखिए कमलनाथ धरती, इस मध्य प्रदेश की धरती, हिंदुस्तान की धरती के सपूत हैं। और मध्य प्रदेश देखिए, इसी धरती ने, छिंदवाड़ा की इसी धरती ने कमलनाथ जी को, ये कोई अनविजिबल नहीं है, कमलनाथ जी को इसी मध्य प्रदेश की धरती के छिंदवाड़ा शहर में जो मध्य प्रदेश के नक्शे पर है, आज उसको कीर्तिमान भी करा है, विकसित भी करा है, विकास भी करा है और लोगों का विश्वास भी जीता है। और जब भी वो 9 बार से आज उनके सांसद है और आज उनके पुत्र सांसद। अमित जी, छिंदवाड़ा पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 40 सीटें 1977 में 40 में से 39 जनता पार्टी जीती थी। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा गार्गी शंकर मिश्र जीते थे। कमलनाथ जी वहां तीसरे पुत्र कहे जाते थे, संजय जी के मित्र थे, तो उन्होंने नक्शे में देखा ये कौन सी सीट है कि यहां से कांग्रेस जीत गई, और फिर उन्होंने वहां से कह के टिकट लेकर सीधे छिंदवाड़ा में अवतरित हुए हैं। और उसी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी हारे भी हैं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, लेकिन वो कहते हैं ना, पूत कपूत संचय, मतलब अगर पूत उसके पालने में है, भाई छिंदवाड़ा अगर ट्रेंड सीट थी तो संभालने का भी काम आज कमलनाथ जी ने करा है। और जो आज चौड़ी सड़कें हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, ये तो सौगात में नहीं थी, ये तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी नहीं करा। और छिंदवाड़ा के आभा मंडल पे दूसरी तरफ जो 15 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ उनका क्षेत्र देख लीजिए। आज विकास की बात है, ठीक है, हार स्वीकार है त्रिपाठी जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, संगठन पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभी ये कहेंगे कि इस कमलनाथ के धरती के हैं, कहाँ के हैं और विकास नहीं करा है, ये तो आज वक्त की बात है। रश्मि, कमलनाथ जी जिस प्रकार से जनता के बीच में अप्रासंगिक थे, या कमलनाथ जी अपनी पार्टी के नेताओं को भी तवज्जो नहीं देते थे, मुझे ये बोलने पे गुरेज नहीं कि कमलनाथ जी मीडिया को भी बहुत ज्यादा, वो नेशनल मीडिया के आभा मंडल में फंसे रहे। इस आभा मंडल ने उन्हें कहा कि आप तो जीत जाओगे, हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहो। वो राज्य मीडिया, वो स्टेट मीडिया मिल ही नहीं पाया उनसे। हाँ, वो मिलते ही नहीं थे, तो वो उसी चक्कर में उनको हवाबाजी कराते रहे और उनको डुबो दिया। वो वास्तव में जो जैसे स्वराज एक्सप्रेस, मुझे ऐसा लगा आज पूरे जो आज परिणाम आए, मैं देख रहा हूँ कमलनाथ जी के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। नहीं, अरे पूरी जानकारी सर्वविदित है, जो पूरी जानकारी दिख रही। आपने कमलनाथ जी को टीवी पे कब से देखा? सर्वविदित है, पूछा मीडिया से, करा लीजिए, मीडिया मिल नहीं पाता। आपने सर्वविदित है मीडिया, भाई साहब सर्वविदित है। आपने टीवी पे कमलनाथ जी को कब से नहीं देखा था, ये बताइए। रोज देख रहा हूँ, मगर जिस प्रकार आप रोज देख रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं मीडिया से अभी तो मजबूरी हो गई थी, अभी चुनाव में अभी तो आप चुनाव में हो। अमित जी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चर्चा उस वक्त की हो रही है कि अगर आपकी इतनी जनहितैषी योजनाएं थी तो उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया। जब उस वक्त संवाददाता और तमाम चैनल से संवाददाता उनसे जब मिलने जाया करते थे, तब उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। देखिए, ये बात को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। कमलनाथ जी निश्चित तौर पर, लेकिन हाँ, शिवराज जी की तरह सिर्फ एडों पर, शिवराज जी की तरह सिर्फ घोषणाओं पर ये स्वीकार कर सकता हूँ, ये कमलनाथ जी ने काम नहीं करा है। लेकिन कमलनाथ जी ने वास्तविकता से पत्रकारों का सम्मान करा। अभी जी इतिहास के पन्नों में अग्निहोत्री जी होंगे, 34 साल से मैं जान रहा हूँ, 40 साल से अग्निहोत्री जान रहे हैं।
इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिमान्य पत्रकारों को 6 बजे के बाद मंत्रालय में घुसने पर बैन लगा दिया। ये बात पत्रकार जा नहीं पाते हो। त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अग्निहोत्री जी भी एक जमाने से, मैं तो पैदा नहीं तो जा नहीं सकते। लेकिन देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो भ्रांति के तौर पर बकायदे आदेश, ऐसा शायद नहीं है, ऐसा आदेश निकले हैं, आदेश। अमित जी, किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से ये कह दिया कि ना तो मुझे दिखने का शौक है, ना ही मुझे छपने का शौक है। इसलिए आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैं कोई आपका फेवर करने वाला हूँ। इसमें एक लाइन और थी, अगर ना मुझे देखने का शौक है, ना मुझे छपने का शौक है, मैं जो करूंगा, जो सच्चाई सामने होगी, आप सिर्फ उसे सामने है, और जो सामने थी सामने आ गई, बिल्कुल कम करा। देखिए, ये तो सामने 2018 में भी थी, ठीक है, बड़े सहज तौर पर कहना चाहता हूं, और आप सब वरिष्ठ हैं, लेकिन ये सच्चाई तो 2018 पे भी थी, जो अजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आज जयचंदों के कारण जो मुस्कुराहट आई